विजर्ड, आई कैन रिफाइन एवरीथिंग। अध्याय 51। समय उड़ गया और पलक झपकते ही परीक्षा का दिन आ गया। अभी भी वही खुला मैदान था जहां प्रवेश परीक्षा हो रही थी। रिचर्ड एक कोने में एक गुप्त लबादा पहने खड़ा था और हाथ में मुट्ठी भर लोहे की फलियां लेकर वूनी को खिला रहा था। रिचर्ड, तुम्हें अब भी छिपना पसंद है? रिचर्ड के पास से अचानक एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो एक जादूगरनी प्रशिक्षु महिला उसके सिर पर नुकीली टोपी, हाथ में एक लंबी छड़ी और आंखों के नीचे काले घेरे लिए उसकी तरफ आ रही थी। एली, बहुत समय हो गया। रिचर्ड ने उसका अभिवादन किया और वूनी को उसके हवाले कर दिया। वर्षों से उनका रिश्ता धीरे धीरे प्रेमियों के शुरुआती स्नेही, रोमांटिक स्वभाव से एक ज्यादा दूर, ज्यादा गहरी दोस्ती में बदल गया था। ये कुछ समय बीतने के कारण था और कुछ जादूगर के मार्गदर्शन के कारण। जादूगर के मार्गदर्शन में दोनों को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गई। जादूगर बने बिना सब कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जो दोस्ती से कहीं बढ़कर थीं। उदाहरण के लिए, एक दूसरे के साथ शोध परिणामों का आदान प्रदान। वह और एली एक बहुत अच्छे सहयोग मॉडल पर पहुंचे, यानी उन्होंने मंत्र मॉडल और पुस्तकालय सामग्री खरीदने के लिए जादुई पत्थर दिए, उन्हें संशोधन के लिए एली को सौंप दिया और अंतिम परिणाम दोनों ने साझा किए। सीधे शब्दों में कहें तो वह भुगतान करता है, एली काम करती है और वे अंतिम परिणाम साझा करते हैं। बेशक ये साझाकरण केवल सतही है। एली ने सुजाना से जो सीखा है वह निश्चित रूप से रिचर्ड के साथ साझा नहीं किया जाएगा और रिचर्ड के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे रिचर्ड को फिर भी बहुत लाभ हुआ। इसके अलावा एली रिचर्ड से कुछ जादुई पोशाकें और कीमिया से जुड़ी चीज़ें भी बनवाएगी और रिचर्ड केवल लागत मूल्य के बराबर ही शुल्क लेगा। एली ने मिस्ट के पंख छुए और मिस्ट ने प्यार से एली का हाथ सहलाया। मुझे लगता है इस बार यह एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन होगा। चलो बैठक और स्थान पर चर्चा करते हैं। रिचर्ड ने अकादमी द्वारा पहले से वितरित किया गया नक्शा निकाला। परीक्षा क्षेत्र बहुत बड़ा था, 50 किलोमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त। इस क्षेत्र में सभी प्रशिक्षु 1 महीने तक जीवित रह सकते थे और कम से कम एक प्रशिक्षु चिन्ह प्राप्त कर सकते थे। प्रशिक्षु चिन्ह एक अभिशाप चिन्ह है जो अकादमी परीक्षा शुरू होने से पहले प्रशिक्षु के शरीर पर लगाया जाता है और परीक्षा के बाद ये स्वतः ही गायब हो जाता है। इस अभिशाप चिन्ह के 2 प्रभाव होते हैं। पहला, ये प्रशिक्षु को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने से रोकता है। प्रशिक्षु के बाहर निकलते ही अभिशाप चिन्ह स्वतः ही एक घातक अभिशाप में बदल जाता है। दूसरा, ये प्रशिक्षु द्वारा मारे गए लोगों की संख्या गिनने में मदद करता है। प्रशिक्षु की मृत्यु के बाद अभिशाप चिन्ह स्वतः ही प्रशिक्षु के हत्यारे को हस्तांतरित हो जाता है। प्रवेश परीक्षा के विपरीत इस बार अकादमी ने जादुई पत्थरों के बदले प्रशिक्षु चिन्हों का आदान प्रदान शुरू किया। अकादमी में प्रत्येक प्रशिक्षु चिन्ह को 100 जादुई पत्थरों से बदला जा सकता था और इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो आप इस परीक्षा के बाद निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। इसके अलावा अकादमी ने एक स्कोरबोर्ड भी स्थापित किया था। हर बार जब किसी प्रशिक्षु का प्रशिक्षु अंक प्राप्त होता था तो स्कोरबोर्ड में एक अंक जोड़ा जाता था। परीक्षा समाप्त होने पर स्कोरबोर्ड पर शीर्ष 10 को अकादमी की ओर से पुरस्कार प्राप्त होंगे और शीर्ष 3 को डीन की ओर से विशेष पुरस्कार प्राप्त होंगे। प्रशिक्षुओं से लड़ने के अलावा अकादमी ने परीक्षा कक्ष में वरिष्ठ प्रशिक्षुओं जैसी शक्ति वाले 10 जादुई जीव भी रखे थे। ये जीव परीक्षा कक्ष में प्रशिक्षुओं को अंधाधुंध मारेंगे। हालांकि इन जीवों को मारने पर आपको प्रशिक्षु अंक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बढ़िया जादुई पोशाक और 50 अंकों का इनाम मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अंकों के हिसाब से एक जादुई जीव 50 प्रशिक्षुओं के बराबर था। अगर कोई लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो इन जादुई जीवों को मारना जरूरी था। चलो केंद्र बिंदु पर मिलते हैं। एली ने मानचित्र पर क्लिक किया। अगर आप बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट हो गए तो कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुंचेंगे। कम से कम केंद्र बिंदु पर अकादमी का चिन्ह तो है। रिचर्ड ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर केंद्र में मिलते हैं। किसी को भी धोखा मत दो। एली ने रिचर्ड की तरफ आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही 10 साल पहले वाली एली हूं? जल्द ही परीक्षा का समय आ गया और इस बार उपाध्यक्ष एरिक्स अभी भी परीक्षक थे। एरिक्स हवा में उड़ गए और एक जोरदार दबाव ने जादूगर प्रशिक्षुओं को तुरंत चुप करा दिया। ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी की 432वीं कक्षा के प्रशिक्षुओं, मैं आपका परीक्षक हूं, एरिक्स। इस परीक्षा के लिए कुल 4121 उम्मीदवार हैं और वास्तव में 4121 लोग उपस्थित हैं। परीक्षा के नियम पहले ही बता दिए गए हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं दोहराऊंगी। मैं अब परीक्षा शुरू होने की घोषणा करती हूँ। यह अभी भी एक छोटा सा रास्ता था। एरिक्स ने हाथ हिलाया और कई प्रशिक्षुओं के पैरों के नीचे सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उसी समय प्रशिक्षुओं के पैरों के नीचे से भ्रामक काली जंजीरें फैल गईं, जिससे प्रशिक्षुओं के हाथों पर एक काला पंचाक्षर बन गया।
जैसे ही उसके सामने का दृश्य अनगिनत अमूर्त रंगखंडों में बदल गया, रिचर्ड की आकृति तुरंत टेलीपोर्टेशन व्यू में विलीन हो गई। जब उसके सामने का दृश्य सामान्य हुआ तो उसके सामने झाड़ियों से ढकी एक पहाड़ी दिखाई दी। मुझे अभी भी थोड़ी मतली आ रही है, रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि टेलीपोर्टेशन व्यू के कारण होने वाली मतली उसकी शारीरिक शक्ति से काफ़ी हद तक कम हो गई थी, फिर भी बेचैनी उसे उल्टी जैसा महसूस करा रही थी। चारों ओर देखते हुए रिचर्ड ने पाया कि कुछ ही दूरी पर एक प्रशिक्षु था और प्रशिक्षु ने रिचर्ड को भी देखा। शुभकामनाएं, प्रशिक्षु रिचर्ड पर हंसा। तभी एक आग का गोला नीचे गिरा। ये सचमुच सौभाग्य है। रिचर्ड के हाव भाव अपरिवर्तित रहे और एक जादुई अवरोध तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। धमाका, आग का गोला फट गया, लेकिन जादुई ढाल पर एक लहर तक नहीं उठी। ये बहुत कमजोर है। छोटा आग का गोला मंत्र अभी भी अकादमी द्वारा बेचा जाने वाला मूल संस्करण ही है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत प्रशिक्षु के सामने प्रकट हो गया। उसकी पीठ पर रखी महान तलवार उसके हाथ में थी। अलविदा। तलवार के एक झटके के साथ एक विशाल सिर ऊपर उड़ गया। ये प्रशिक्षु अभी मध्यवर्ती स्तर तक भी नहीं पहुंचा था और उसके पास रिचर्ड का विरोध करने का भी मौका नहीं था। उस आदमी को मारने के बाद रिचर्ड ने अपने हाथ पर निशान देखा। मूल रूप से काला पेंटाग्राम थोड़ा गहरा हो गया था। उसने निशान से लगातार निकल रही एक कमजोर जादुई उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। दिलचस्प, ये जादुई उतार चढ़ाव जादूगरों की दुनिया से संकेत होना चाहिए। रिचर्ड ने एक पल सोचा और मन ही मन अनुमान लगाया। उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि प्रकाश की एक किरण उसके ठीक सामने आकाश तक पहुंच रही है। ये पूरे परीक्षा कक्ष का केंद्र बिंदु था और प्रशिक्षुओं के लिए अपनी दिशा निर्धारित करने का एक मील का पत्थर था। रिचर्ड प्रकाश की किरण की ओर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। गार्जियन पेंडेंट सक्रिय हो गया और रिचर्ड की पीठ पर एक जादुई ढाल तुरंत प्रकट हो गई, जिसने एक अदृश्य वायुधार को रोक दिया। साथ ही रिचर्ड ने अपने वंश को पूरी तरह से उत्तेजित करने के लिए श्वास तकनीक का भी इस्तेमाल किया। एक पल में हमला करने वाले प्रशिक्षु ने रिचर्ड को अचानक एक लंबे, साधारण प्रशिक्षु से काले शल्कों से ढके 2 मीटर लंबे मानवरूपी राक्षस में बदलते देखा। रक्त रेखा की कीमिया, और यह कम से कम 2 बार किया जा चुका है। प्रशिक्षु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बिना सोचे समझे एक जादुई अवरोध खड़ा कर दिया। अगले ही पल काली लपटों से जलती एक विशाल तलवार अवरोध से टकरा गई। काली लपटें बैरियर पर तेजी से फैल रही थीं और प्रशिक्षु को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी जादुई शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। लौ उसके जादू को जला रही थी। भागो। प्रशिक्षु के मन में बस एक ही विचार था, कीमिया स्कूल के इस प्रशिक्षु को वह किसी भी तरह से हरा नहीं सकता था। उसने बैरियर को ऊपर उठाया और अपनी बाहों से एक स्क्रॉल निकालकर उसे खोल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ उस पर हमला करने वाले प्रशिक्षु का शरीर धुएं के बादल में बदल गया और पल भर में गायब हो गया। छोटी दूरी की अंतरिक्ष छलांग। रिचर्ड ने मंत्र के प्रभाव को पहचान लिया, लेकिन तुरंत ही एक व्यंग्यात्मक भाव धारण कर लिया। मुनि, देखो वह आदमी कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। कौआ खुशी से चहका, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। उसी समय परीक्षा कक्ष के हर कोने में ऐसी ही बातें हो रही थीं। विकास विद्यालय के प्रशिक्षुओं ने अपनी लाठियां लहराईं और एक अग्नि कौवे ने उनके शत्रुओं को जलाकर राख कर दिया। मरे हुए विद्यालय के प्रशिक्षुओं ने लापरवाही से अपनी उंगलियां उठाईं और एक प्रशिक्षु जमीन पर गिर पड़ा, उसका मांस और रक्त सिकुड़ गया और अंततः एक चलती फिरती हड्डी मांस की लाश बन गया। आत्मा विद्यालय के प्रशिक्षु बस दहाड़ उठे और उसके मानसिक प्रभाव से आसपास के प्रशिक्षु बेहोश हो गए। हालांकि अभिशाप विद्यालय के प्रशिक्षु सीधे युद्ध में अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अनदेखे कोनों में शापित जहरीले कीड़ों को फैलते देखा। इस परीक्षा में सभी प्रशिक्षुओं ने अपने 10 साल के अध्ययन के परिणाम निकाले। उन्होंने दूसरों की लाशों से अपना जादूगरी का रास्ता बनाने की कसम खाई। परीक्षा कक्ष के अंदर जादूगर प्रशिक्षुओं ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपने जीवन के सभी ज्ञान का इस्तेमाल किया। परीक्षा कक्ष के बाहर जादूगरों का एक समूह केंद्रीय ब्लैक टॉवर की 101वीं मंजिल पर स्थित हॉल में एक साथ परीक्षा देखने के लिए इकट्ठा हुआ। ये परीक्षा एक स्क्रीनिंग और एक स्व अनुशंसा बैठक दोनों है। जादूगर अक्सर परीक्षाओं के दौरान कुछ अज्ञात प्रतिभाओं की खोज करते हैं और फिर उन्हें औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन ज्यादातर जादूगरों के लिए ये परीक्षा एक अच्छा मनोरंजन है। लुओ फिंच, तुम्हारा शिष्य वाकई बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन ही हुए हैं और अंक 15 तक पहुंच गए हैं। एक जादूगर जिसका चेहरा थका हुआ और कंकाल जैसा था, मुस्कुराते हुए बोला। उसके सामने क्रिस्टल बॉल में एक जादूगर प्रशिक्षु दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तात्विक मंत्रों का उपयोग कर रहा था। दूसरी ओर आधे शरीर में आग लगी एक जादूगर ने कहा, तुम्हारा शिष्य बुरा नहीं है। हालांकि वह एक पत्थर है, लेकिन ये पत्थर हीरे से भी ज्यादा कठोर है। फ्रॉइड के शिष्य को देखो, उसने तो धार्मिक तप का मार्ग चुना था। फ्रॉइड,
क्या तुमने औपचारिक शिष्यों को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? भूत जैसी मायावी आकृति वाला एक जादूगर अचानक चिल्लाया। सफ़ेद वस्त्र पहने एक जादूगर, जो पवित्र और दयालु लग रहा था, गुस्से में अपनी दाढ़ी ऊपर उठा रहा था। यह उसका अपना फैसला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हॉल में ऐसी ही बातें होती रहीं। औपचारिक प्रशिक्षुओं वाले जादूगरों के लिए ये परीक्षा अपने शिष्यों को दिखाने का एक मौका है। जिन जादूगरों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए ये परीक्षा एक छद्म युद्ध है। जब तक उनका शिष्य दूसरे प्रशिक्षु से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, वे भी दूसरे प्रशिक्षु से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्याओ लुओदे, तुम्हारा शिष्य बहुत अच्छा नहीं है। एक कंकाल जादूगर हंसा। उसकी क्रिस्टल बॉल में रिचर्ड के अंक केवल 4 थे। यह अंक सामान्य प्रशिक्षुओं से ज्यादा थे, औपचारिक प्रशिक्षुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्याओ लुओडे ने अपना चश्मा ठीक किया और ठंडे स्वर में कहा, ए जॉन, हर किसी को हत्या करना उतना पसंद नहीं जितना तुम्हें। क्याओ लुओडे की क्रिस्टल बॉल में ए जॉन के शिष्य के 20 पॉइंट के निशान को पार करने वाले हैं। उसके बगल में लाशों से बना एक विशालकाय प्राणी लगातार मृत्यु ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, जिससे घास और पेड़ मुरझा रहे हैं। सच में, जो लॉर्ड, ए जॉन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा शिष्य अकादमी में ऐसा नहीं है। क्या वह बहुत आक्रामक नहीं है? क्याओ लुओडे ने पलटकर जवाब दिया, इसे कहते हैं दांत के बदले दांत। तुम्हारे जैसे हत्यारे को ये बात समझ नहीं आएगी। पास खड़े जादूगरों ने दोनों को आपस में झगड़ते देखा और हंसी से देखा। जोरोड और अजॉन के बीच झगड़ा बहुत पुराना था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे चंद शब्दों में समझाया जा सके। लेकिन एकमात्र निश्चितता ये थी कि दशकों की प्रशिक्षुता की लड़ाई में जोरोड हमेशा आगे रहा था और अन्ना और चाक्स दोनों ने अजॉन के शिष्यों को लगातार मात दी थी। रिचर्ड का प्रदर्शन अभी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन इसने जॉन को एक अवसर दिया है। परीक्षा कक्ष में रिचर्ड ने अपनी नाक भींची। उसने अभी अभी कई बार छींका था, मानो कोई उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहा हो। इस समय मेरे बारे में कौन बात कर रहा होगा? क्या एली मुसीबत में है? रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार पीठ पर रखे परीक्षा कक्ष के बीचों बीच चलता रहा। लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही एक हल्के कंपन ने उसका ध्यान खींचा। कुछ आ रहा है। रिचर्ड ने जमीन को छुआ और बाईं ओर देखने के लिए मुड़ा। रिचर्ड ने उड़ते हुए वूनी पर अपना नजरिया समायोजित किया और जल्द ही उसने कंपन का स्रोत देखा। एक लाश जैसा विशालकाय, और लाश जैसे विशालकाय के बगल में काले वस्त्र पहने एक छोटा आदमी था। वह एक मजबूत आदमी जैसा दिखता है। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी को छुआ, झिझकते हुए कि ऊपर जाए या नहीं। उसने इतने कम लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि एक एक करके मारना बहुत कमजोर है। पिछले 2 दिनों में उसे जितने भी प्रशिक्षु मिले, वे सब लोभियों जैसे थे। जैसे ही वह कोई कदम उठाता, भाग जाते, जिससे उसे निशान पाने में बहुत समय लगता। वैसे भी बात एक ही थी, इसलिए पहले प्रशिक्षुओं को मारना आखिरी प्रशिक्षुओं को मारने से ज्यादा बड़ा होगा। हालांकि बाद के चरणों तक जीवित बचे प्रशिक्षु बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। रिचर्ड को भी नहीं लगा कि वह कमजोर है। हम सब प्रशिक्षु हैं। उसके पास ढेर सारे जादुई पत्थर और जादुई उपकरण हैं। भले ही वह दूसरों को हरा न सके, क्या वह भाग नहीं सकता? जैसे ही रिचर्ड हिचकिचाया, दूर से स्ली ने भी जादू के जरिए उसे देख लिया। मुझे देखकर तुम भाग तो नहीं जाते? तुम तो पहले से ही मौत की तलाश में हो। स्ले अजीब तरह से हंसा। परीक्षा भवन में प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में प्रवेश कर गया हो। जिन जादूगर प्रशिक्षुओं से उसका सामना हुआ, वे कुछ और नहीं बल्कि बेढंगे जीवों का एक झुंड थे। कुछ प्रशिक्षु तो इंटरमीडिएट स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी उन्होंने परीक्षा भवन में अभिनय करने का साहस किया। स्ली के लिए ये लोग चलते फिरते पत्थरों जैसे थे। एक प्रशिक्षु 100 जादुई पत्थरों के बराबर था और 10 प्रशिक्षु 1000 जादुई पत्थरों के बराबर। इस परीक्षा में 4000 से ज्यादा प्रशिक्षु थे, जो 4 लाख से ज्यादा जादुई पत्थरों के बराबर थे। अगर वह उनमें से सिर्फ 1% को भी मार देता, तो भी 4000 जादुई पत्थर उसके लिए एक बड़ी दौलत होते। स्ली ने उस अद्भुत दृश्य की कल्पना की और हाथ में लाठी लहराते हुए लाश वाला विशालकाय रिचर्ड की ओर दौड़ा। रिचर्ड को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दूर से अपनी ओर दौड़ती हुई उस विशालकाय लाश को देखकर वह मुस्कुराया और कांप उठा। उसके सिर पर और क्या विचार करना है? इतना कहते ही रिचर्ड के मुंह और नाक से सफेद हवा निकली और उसकी मांसपेशियां और कद अचानक बढ़ गया। पलक झपकते ही वह 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे काले शल्कों वाले विशालकाय में बदल गया। आसमान में छाई धुंध भी हिलने डुलने के मौके का इंतजार कर रही थी। ये दृश्य देखकर स्ली भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। रक्त रसायन विद्या का अध्ययन कर रहा एक प्रशिक्षु, ऐसा लग रहा है कि उसने कम से कम 2 बार रक्त रसायन विद्या का अभ्यास किया है। लेकिन फिर उसने एक कट्टर मुस्कान दिखाई। तो क्या हुआ अगर यह रक्त रसायन विद्या है? मरे हुए लोगों के स्कूल के प्रशिक्षुओं को खास तौर पर उन प्रशिक्षुओं को हराने के लिए डिजाइन किया गया है जो भौतिक रसायन विद्या में माहिर हैं।
अगर वह इस प्रशिक्षु को लाश वाले विशालकाय में शामिल कर पाता तो लाश वाले विशालकाय का शरीर निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर हो जाता और इस परीक्षा में 29 अंक की शारीरिक क्षमता को पार करना असंभव नहीं होता। जब स्ली ने ये सोचा तो उसे लगा कि भगवान भी उसकी मदद कर रहे थे। धमाका धमाका धमाका। जमीन पर दो विशाल राक्षस भारी कदमों से आपस में टकराए, जिससे पहाड़ के ढहने जैसी तेज आवाज हुई और धूल के विशाल बादल उठे। धुआं और धूल के शांत होने से पहले ही हवा के एक झोंके ने उसे चीर दिया, जिससे अंदर का असली रूप सामने आ गया। रिचर्ड ने दानव भक्षक तलवार चलाई और जैसे ही उसने उसे घुमाया, ब्लेड पर कुछ प्रतिरूप दिखाई देने लगे। रिचर्ड के मध्यम स्तर का प्रशिक्षु बनने के बाद ड्यूक ऑफ हेसे से विरासत में मिली पवन कौवा स्लैश की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट भी बदल गई। पवन कौवा स्लैश, जो एक भयंकर चीख निकालने वाला था, अब चीख नहीं रहा था, बल्कि उसकी जगह मृत्यु के देवता जैसी खामोशी ने ले ली थी। शव दानव ने तलवार को चकमा नहीं दिया या रोका नहीं, बल्कि अपनी दोनों खंभों जितनी मोटी भुजाओं से रिचर्ड के सिर पर जोरदार तमाचा मारा। धमाका। रिचर्ड के सिर के ऊपर से तेज हवा चली। आखिरी क्षण में रिचर्ड ने अपना सिर सिकोड़ लिया और हमले से बच निकला। उसके हाथ में तलवार ने दानव के पेट को मक्खन की तरह चीर डाला। अगले ही पल दानव के शरीर से तरह तरह का हरा और पीला मवाद बहने लगा और गर्मी के दिनों में आधे महीने से सड़ रहे सुअर के मांस जैसी दुर्गंध रिचर्ड के नथुनों में घुस गई। अरे! रिचर्ड खुद को थोड़ा सा उबकाई लेने से नहीं रोक सका, लेकिन उसका शरीर रुका नहीं। उसने जो घाव खोला था उसमें एक सूखा दिल, जो जिंदगी और मौत का मिला जुला रूप लग रहा था, धीरे धीरे धड़क रहा था। परीक्षा कक्ष के बाहर कियाओ लुओंडे और एजॉन युद्ध देख रहे थे। रिचर्ड को उस दानव को चीरते हुए देखकर एजॉन, जो दशकों से जोरोड द्वारा प्रताड़ित था, हंसे बिना नहीं रह सका। जोरोड, तुम्हारा शिष्य खत्म हो गया। जो लॉर्ड ने अपनी दाढ़ी खींची और भौहें चढ़ाईं। एजॉन का पुराना परिचित होने के नाते वह जानता था कि आगे क्या होगा। विमान युद्ध के मैदान में एजॉन के पसंदीदा निशाने वे देशी योद्धा थे जो लड़ने के लिए अपने भौतिक शरीर पर निर्भर थे। जब भी वे देशी योद्धा उसकी मृत कठपुतलियों को चीरते तो धड़कता हुआ हृदय हमेशा उनके हमले का पहला निशाना होता। लेकिन वह एक जाल था। एक बार हृदय नष्ट हो जाने पर जादूगर द्वारा उसमें छोड़ा गया मंत्र सक्रिय हो जाता है, और वह मंत्र जो एजॉन पीछे छोड़ना पसंद करता है उसे दूषित रक्त धुंध कहा जाता है। यहाँ तक कि अजगर के रक्त वाले जीव भी उस मंत्र से आच्छादित होने पर रक्तरंजित जल में बदल जाते। अल्पविराम। रिचर्ड ने अपनी तलवार घुमाई और तेज धार ने बिना किसी चोट पहुंचाए दिल से उसका संपर्क तुरंत तोड़ दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रिचर्ड, जिसने कृत्रिम जानवर का मूल देखा है, वह किसी ऐसी चीज को कैसे नष्ट कर सकता है जो स्पष्ट रूप से मूल है? सही तरीका है उसे इकट्ठा करना और परिष्कृत करना। हालांकि यह लाश जैसा दानव थोड़ा दिखावटी है, लेकिन किसी भी जादूगर के पास कभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। रिचर्ड ने दिल निकाला और मरे हुए प्रशिक्षु को ढूंढने ही वाला था कि अचानक बगल से हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। वह झुका और एक पुलाव के आकार की मुक्का उसके सिर पर वार कर गई। मुक्के की ताकत को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि दिल निकाला गया हो। तुम अब भी कैसे हिल सकते हो? रिचर्ड ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और लापरवाही से दिल को जादुई जेब में ठूंस दिया। इससे स्ली, जो जादू को हाथ से विस्फोट करने ही वाला था, इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। इस आदमी को कैसे पता चला कि हृदय में कोई मंत्र छिपा है? स्ली गुस्से से उबलता हुआ अपनी छड़ी पर झुक गया। उसके हृदय में 3 मंत्र दबे हुए थे और वह रिचर्ड के हृदय को नष्ट करने, मंत्रों को सक्रिय करने, भारी क्षति उठाने और फिर लाश दानव में विलीन होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब उसने न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपनी सेना भी खो दी। उसने न केवल उस व्यक्ति को मारा बल्कि लाश दानव को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि हृदय लाश दानव का महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, यह उसके ऊर्जा स्रोतों में से एक भी है। अब जब हृदय चला गया है तो लाश दानव की जादुई शक्ति की खपत पल भर में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। नहीं, हम जादुई शक्ति बर्बाद नहीं कर सकते। स्ली ने अपनी छड़ी लहराए और लाश दानव को वापस भागने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी चल पाता, एक काली तलवार की धार जोड़ पर फिसली और लाश दानव की पिंडली को काट दिया। पता नहीं ये जादूगर प्रशिक्षु क्या सोच रहा था जब उसने युद्ध कठपुतली को मानव रूप में ढाला। रिचर्ड ने मन ही मन उपहास किया। उसकी राय में युद्ध कठपुतली को मानव रूप में ढालना एक बहुत ही शौकिया बात थी। कियाओडे, जो अपने कृत्रिम जानवरों के लिए प्रसिद्ध थे, के शिष्य होने के नाते उन्हें कृत्रिम जानवरों की गहरी समझ थी। संश्लेषित जानवरों के ऊर्जा चक्रों वाले युद्ध जानवर बनने से पहले मानवरूपी संश्लेषित जानवरों में काफ़ी खामियां थीं, जिनमें सबसे स्पष्ट खामी संतुलन की थी। मानव रूप के केवल 2 पैर होते हैं। एक पैर के निष्क्रिय होते ही कृत्रिम जानवर तुरंत असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। ये कृत्रिम जानवरों के लिए सच है और हमारे सामने लाश वाली कठपुतली के लिए भी सच है। जब एक पैर हटाया गया तो लाश वाली कठपुतली तुरंत असंतुलित हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। धिक्कार है।
स्ली ने दांत पीस लिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास लाश की कठपुतली को फिर से संतुलित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन रिचर्ड के आसपास होने के कारण उसके तरीके रिचर्ड द्वारा पैर हटाने जितने तेज नहीं हैं। कोई बात नहीं, पहले जादुई शक्ति काट देते हैं। उसके सामने लाश की कठपुतली पहले से ही एक दुष्प्रभाव थी और जादुई शक्ति प्रदान करना जादुई शक्ति की बर्बादी होगी। हालांकि उसके पास कुछ जादुई पत्थर थे, लेकिन उन्हें यूं ही बर्बाद करना जरूरी नहीं था। ये देखकर कि लाश की कठपुतली अब हिल नहीं रही थी, रिचर्ड ने तुरंत उसका सिर और हाथ पैर काट दिए और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। इस हरकत से स्ले के दांत लगभग टूट गए। रिचर्ड के ऐसा करने के बाद उसे कठपुतली की मरम्मत के लिए बहुत सारी जादुई शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। अरे कमीने, मैं तुझे बताता हूं कि हमारा नेक्रोमेंसी स्कूल कितना शक्तिशाली है। ये कहकर स्ली ने अपनी जादुई जेब से एकाग्रता औषधि की एक बोतल निकाली और उसे एक ही घूंट में पी गया। फिर उसका पूरा भाव तुरंत गुस्से से शांत गुस्से में बदल गया। अपनी आत्माओं में मंत्र चिन्ह उकेरने के अलावा जादूगर अस्थायी रूप से एक मंत्र मॉडल बनाकर भी मंत्र जादू कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका मंत्र चिन्हों की तुलना में कम सुरक्षित है, क्योंकि अस्थायी निर्माण में विफलता का जोखिम होता है। विफलता के परिणामस्वरूप हल्का आध्यात्मिक आघात और चक्कर आ सकता है, या जादुई शक्ति का अचानक विस्फोट भी हो सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस समय लोगों को शांत करने वाली एकाग्रता औषधि की एक बोतल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मृत्यु का हाथ। स्ली ने भावशून्य चेहरे से एक जादू किया और रिचर्ड के पैरों के नीचे से एक बड़ा लवेंडर रंग का हाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। मृत्यु के हाथ में फंसने के बाद रिचर्ड को लगा कि उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ गया है और उसे तुरंत हल्की सी कमजोरी का एहसास हुआ, यहाँ तक कि इस जादू के प्रभाव में उसके शरीर का रक्त भी धीमा पड़ गया। और फिर आती हैं मृत्यु की जंजीरें। स्ली ने अपनी छड़ी लहराई और रिचर्ड के पैरों के नीचे से अचानक काली जंजीरें निकल आईं। एक पल में रिचर्ड को ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो और उसके हर कदम के लिए उसे बहुत ताकत की जरूरत थी। संघर्ष कर रहे रिचर्ड को देखकर स्ली ने उपहास किया। सब खत्म हो गया, मूर्ख। ये कहकर उसने एक जादुई पत्थर निकाला और अपने अंदर की जादुई शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस अगले कदम के साथ रिचर्ड निश्चित रूप से मर जाएगा। धमाका। स्ली के शरीर पर अचानक एक जादुई अवरोध प्रकट हुआ, लेकिन फिर उसका आधा शरीर फट गया, जिससे काले लबादे के नीचे लाश जैसा शरीर दिखाई देने लगा। क्या हो रहा है? स्ली ने खाली आंखों से आसमान की ओर देखा। एक काला कौवा उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था, मानो पाताल लोक में उसका स्वागत कर रहा हो। उसी समय रिचर्ड ने अचानक अपने शरीर में जादुई शक्ति को सक्रिय किया और उसे उसके हृदय की ओर भेजा। जादुई शक्ति के प्रवाह के साथ उसके हृदय में रक्तबीज तुरंत हिंसक हो गया। धमाका। तेज दिल की धड़कन के साथ रिचर्ड पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव तुरंत समाप्त हो गए। हिंसक शक्ति और बढ़ती जीवन शक्ति ने उसे स्ली के जादू के नकारात्मक प्रभावों को नज़रअंदाज करने में मदद की और वह पल भर में स्ली के पास आ गया। स्थिति पल भर में पलट गई। धमाका। बिना किसी बकवास के रिचर्ड ने स्ली के सिर पर मुक्का मारा और लाल और सफ़ेद रंग जमीन पर बिखर गया। जादूगर बनने से पहले दिमाग स्कूल के सभी प्रशिक्षुओं की कुंजी होता है। आसमान में धुंध ने एक खुशनुमा चहचहाहट फैला दी। स्ली की मौत के साथ उसके द्वारा एकत्रित प्रशिक्षु अंक रिचर्ड को हस्तांतरित हो गए। स्ली इससे पहले ही 19 मुहरें एकत्रित कर चुका था और अब रिचर्ड के मूल 4 अंकों के जुड़ने से रिचर्ड की मुहरों की संख्या तुरंत 23 हो गई और उसके अंक तुरंत लीडरबोर्ड पर 9वें स्थान पर पहुंच गए। उसके हाथ में मौजूद मुहर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली, मानो रात में समुद्र पर कोई प्रकाश स्तंभ हो। ये दूसरों के लिए एक चेतावनी लग रही थी कि यहाँ एक भयानक प्रशिक्षु था जिसने कम से कम 20 प्रशिक्षुओं को मार डाला था। क्या इस निशान का यह असर होता है? रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी खुजाई। कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी ने यह निर्धारित नहीं किया था कि मुहर को जादुई पत्थरों के बदले कितनी बार बदला जा सकता है। पता चला कि उन्होंने इस बारे में कुछ किया था। ऐसे स्पष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव रिचर्ड द्वारा भी नहीं छिपाए जा सकते थे, जो छिपने का आवरण ओढ़े हुए थे। बाकी प्रशिक्षुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ कमजोर प्रशिक्षु निश्चित रूप से उनसे बचेंगे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर प्रशिक्षुओं के नरसंहार को रोकेंगे। रिचर्ड और स्ली जैसे लोगों के लिए ज्यादातर प्रशिक्षुओं में मूलतः उनका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होती। अगर उन पर लगाम न लगाई जाए तो इन मजबूत प्रशिक्षुओं के लिए बाकी बचे ज्यादातर प्रशिक्षुओं को मार डालने के लिए 1 महीना ही काफ़ी है। हालांकि कॉलेज की परीक्षा गु बढ़ाने के बारे में होती है, लेकिन गु बढ़ाने का ये तरीका नहीं है। उसी समय जिस हॉल में परीक्षा देखी जा रही थी, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अभी क्या हुआ? युद्ध देख रहे जादूगर ने अपनी आवाज में कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। क्या ये कोई जादुई पोशाक है? किनारे खड़े जादूगर ने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार क्रिस्टल बॉल तो बस एक प्रसारण था और कई विवरण निश्चित रूप से उतने स्पष्ट नहीं थे जितने उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे।
जादूगरों ने अपना ध्यान जो लॉर्ड की ओर लगाया, जो गर्व से अपनी दाढ़ी सहला रहा था और बगल में ए जॉन को देख रहा था। ए जॉन, तुम चुप क्यों हो? ए जॉन की आंखों में अचानक से आत्मिक अग्नि फूट पड़ी और उससे एक शक्तिशाली जादुई लहर तुरंत फूट पड़ी। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग जादूगर थे और इस छोटे से जादुई उतार चढ़ाव का कोई और असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि दूसरे जादूगरों को पता चल गया कि ए जॉन बेचैन है। जो रोड, वह चीज़ आखिर क्या है? एक जादूगर ने पूछा। मौके पर कोई नहीं था और सिर्फ क्रिस्टल बॉल से प्रसारण के आधार पर जादूगरों के अलावा वहां मौजूद कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। जिनकी आंखें बदली हुई थीं। यह एक जादुई कवच है जिस पर मेरे शिष्य ने शोध किया था। आप सभी ने इसके प्रभाव देखे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। जो लॉर्ड का स्पष्टीकरण बकवास साहित्य की एक अच्छी व्याख्या थी जिससे कई जादूगरों ने हुटिंग की। सभी जानते थे कि उन लोगों के अलावा जो बिक चुके थे सच्चे कीमियागर अपने जादुई उपकरण प्रकट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ जादूगर जो कुछ साल पहले जोसेफ की घटना के बारे में जानते थे, उन्हें पहले से ही कुछ संदेह हो गए थे। परिप्रेक्ष्य परीक्षा कक्ष में लौट आता है। स्ली को मारने के बाद रिचर्ड के शरीर पर ऊर्जा की एक लहर आई जो हर कुछ सेकंड में फूटती थी। इस लहर ने रिचर्ड को केंद्र की ओर जाते हुए एक भी प्रशिक्षु से मिलने से रोक दिया। वूनी की दृष्टि की मदद से भी वह केवल भागते हुए अन्य प्रशिक्षुओं की पीठ ही देख पा रहा था। यह अच्छी बात है, इससे मैं परेशान नहीं होता। रिचर्ड खुद पर हंसा, फिर गति बढ़ाने और केंद्र की ओर भागने के लिए उत्तोलन का इस्तेमाल किया। रास्ते में रिचर्ड की उथल पुथल ने न केवल प्रशिक्षुओं को भगा दिया बल्कि कई साहसी लोगों को भी आकर्षित किया जो रातों रात शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे। हालांकि ये लोग इकट्ठा हुए और रिचर्ड से निपटने का तरीका बताए बिना ही लड़ने लगे। रिचर्ड, जो स्पष्ट रूप से एक मजबूत आदमी है, की तुलना में उसके बगल में कमजोर मार्क उतार चढ़ाव वाले ये अनजान लोग स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतिद्वंद्वी हैं। उत्तोलन और मार्क उतार चढ़ाव की दोहरी मदद से रिचर्ड ने केवल 1 घंटे में दर्जनों किलोमीटर पार किए और परीक्षा कक्ष के केंद्र में पहुंच गया। प्रकाश की किरण जो आकाश में ऊपर उठी। पहुंचने के बाद रिचर्ड इंतजार करने लगा। ये स्पष्ट था कि वह हेली से तेज था जिसे शिकार के प्रशिक्षु की जरूरत थी। इंतजार करते हुए अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के अलावा उसने कुछ छोटी मोटी तैयारियां भी कीं। कीमिया स्कूल के एक प्रशिक्षु के रूप में उसके पास मदद करने के लिए कई गैजेट हैं। युद्ध अल्पविराम। रात के आसमान में एक करुण चीख गूंजी। एक प्रशिक्षु जो अंधेरे में रिचर्ड पर हमला करना चाहता था एक अनजान कांटेदार झाड़ी में फंस गया। प्रशिक्षु का खून नुकीले कांटों से लगे घावों से बह निकला और फिर कांटों में समा गया जिससे उसकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व बन गए। प्रशिक्षु ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन अगले ही पल एक काली तलवार ने उसकी जान ले ली। एक और नासमझ। रिचर्ड ने जम्हाई ली और चुपचाप देखा कि प्रशिक्षु का शरीर कांटों द्वारा एक मम्मी में समा गया। इस कांटे को वैम्पायर थॉर्न कहा जाता है जो जैविक कीमिया में एक छोटी सी वस्तु है। जो लॉर्ड ने इस कीमिया में ज्यादा हाथ नहीं डाला था और रिचर्ड ने केवल मूल बातें ही सीखी थीं। लेकिन जादूगरों के लिए ज्ञान ही शक्ति है और थोड़ा सा ज्ञान भी कभी कभी मूर्खों को हरा सकता है। जैसे ही प्रशिक्षु का निशान स्थानांतरित हुआ, रिचर्ड के शरीर पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव फिर से बढ़ गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि परीक्षा कक्ष में सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। रिचर्ड ने अपना सिर खुजलाया और प्रशिक्षु की तलाशी ली। दरअसल वह इन लोगों के शरीरों की तलाशी लेना ही नहीं चाहता था क्योंकि वे उसकी कल्पना से भी ज्यादा घटिया थे। स्ली जैसे प्रशिक्षु से भी रिचर्ड को केवल 200 जादुई पत्थर और 2 तैयार जादुई कवच ही मिले। इसके अलावा 2 जादुई कवचों में से एक विशेष रूप से बनाया गया है जो केवल मरे हुए स्कूल के प्रशिक्षुओं के लिए उपयुक्त है। दूसरे स्कूलों के प्रशिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर इसका कोई प्रवर्धन प्रभाव नहीं होगा। अगर रिचर्ड को अंत में लाश की कठपुतली से कुछ उच्च गुणवत्ता वाली हड्डियां न मिलती तो स्ली को मारने से मिलने वाला लाभ उतना लाभदायक नहीं होता जितना रिचर्ड एक साल में औषधियां बेचकर कमा सकता था। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह स्ली की पूरी दौलत है। प्रशिक्षु को लूटने के बाद रिचर्ड आराम करने ही वाला था कि क्षितिज से ऊर्जा की एक लहर आई जिसका आकार रिचर्ड से कम नहीं था। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी दृष्टि तुरंत वूनी पर केंद्रित हो गई। रात में वूनी की रात्रि दृष्टि निस्संदेह दुश्मन पर नजर रखने का सबसे अच्छा साधन है। ये व्यक्ति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जाना पहचाना लग रहा है। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी को छुआ। हालांकि वह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा था, फिर भी उसने सावधानी से अपना वंश खोला और 2 मीटर से ज्यादा लंबे एक मांसल विशालकाय में बदल गया। रिचर्ड, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं रूपांतरित हो रहे हो। वह आकृति धीरे धीरे पास आए। तो तुम ऐसे रूपांतरित होते हो। रिचर्ड उस आकृति को आते देखकर चौंक गया। एली अपनी छड़ी लेकर रिचर्ड के पास आए और उत्सुकता से तराजू को छुआ। ये देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये काफी प्रभावशाली है। रिचर्ड ने अपनी रक्त वाहिकाएं बंद कर लीं और आश्चर्य से एली की ओर देखा।
क्या विकास का स्कूल इतना शक्तिशाली है? एली, तुमने तो 20 प्रशिक्षुओं को मार डाला। एली ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। भले ही विकास का स्कूल इतना शक्तिशाली न हो, फिर भी यह इस रक्त रंजित कीमियागर से बेहतर है। तुम तो पहले से ही एक जादूगर प्रशिक्षु हो और तुम कुछ मंत्र भी नहीं डाल सकते। ये कहते हुए एली ने गुस्से में रिचर्ड को मुक्का मार दिया। जब उसकी शिक्षिका सुजाना को पता चला कि रिचर्ड जो लॉर्ड का शिष्य है, तो वह उसकी बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन जब उसने सुना कि रिचर्ड रक्त रंजित कीमिया का रास्ता अपना रहा है, तो वह तुरंत उससे नफरत करने लगी। जो लोग रक्त रंजित कीमिया का अभ्यास करते हैं वे सभी बर्बर होते हैं। ब्लैक टावर के महान जादूगर की शिष्या और शाप देने और आकार देने दोनों का अभ्यास करने वाली जादूगरनी सुजाना ने यही कहा। कुछ देर आपस में मजाक करने के बाद दोनों मुख्य विषय पर बात करने लगीं। तुम्हारे शिक्षक को तुम्हें बताना चाहिए था। एली के चेहरे पर भाव उभर आए। इस बार लीड बोर्ड का इनाम असाधारण है। अगर कुछ गड़बड़ न हो तो डीन के गुप्त क्षेत्र में अन्वेषण के लिए प्रवेश करना चाहिए। रिचर्ड ने सिर हिलाया। एरिक्स का पुराना दोस्त होने के नाते जो लॉर्ड ने पहले ही सुन लिया था कि इस परीक्षा के इनाम सामान्य से अलग हैं। तो अब तुम क्या करने वाले हो? एली ने पूछा। रिचर्ड ने अपनी कमर से परीक्षा के नियमों का परिचय देते हुए एक स्क्रॉल निकाला। इन उच्च स्तरीय राक्षसों का शिकार करने के बारे में तुम क्या सोचते हो? एली ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मेरे प्रशिक्षक ने मुझे बताया था कि ये राक्षस डीन द्वारा किसी दूसरी दुनिया से पकड़े गए गुलाम हैं। उनकी ताकत सामान्य उच्च स्तरीय जादुई जानवरों की पहुंच से कहीं ज्यादा है, लेकिन अंक कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। रिचर्ड ने नियमों की ओर इशारा किया। प्रत्येक को 50 अंक। अगर हमें जादूगर प्रशिक्षुओं को मारना है तो हमें अपने स्तर के कम से कम 2 प्रशिक्षुओं को मारना होगा। रिचर्ड ये भी जानता था कि ये राक्षस बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर वे उनका शिकार नहीं करते तो उनके अंक चट्टान जैसी बढ़त हासिल नहीं कर पाते। रिचर्ड जादूगर प्रशिक्षुओं की फिसलन का अनुभव पहले ही कर चुका था। बाद के चरणों में इन प्रशिक्षुओं के शरीर पर निशान बदलते रहते थे और वे अब मूर्खता नहीं कर सकते थे। उस समय उन्हें मारना मुश्किल होता। एली एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार रिचर्ड की योजना पर सहमत हो गई। उसके पास इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। दोनों पुरुषों के युद्ध की रणनीति पर सहमत होने के बाद वे वहीं आराम करने लगे। उच्च स्तरीय राक्षसों को शुरुआत में परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। उन्हें परीक्षा के 15वें दिन प्रवेश की अनुमति होती है। मेरा नाम कोगु ब्लडफैंग है। मैं ब्लडफैंग जनजाति का एक योद्धा हूँ। मेरी पूर्व मातृभूमि को सैवेज बोन स्टेपीज कहा जाता था, जहाँ ब्लडफैंग जनजाति जैसी अनगिनत जनजातियाँ रहती थीं। सैवेज बोन स्टेपीज शांतिपूर्ण नहीं थे। जनजातियां घास पर विचरण करती थीं और लड़ाई आम बात थी। उस युद्ध से पहले मैंने मान लिया था कि मेरा भाग्य भी पूर्व योद्धाओं जैसा ही होगा, किसी आदिवासी संघर्ष में या जंगली जानवरों के खिलाफ वीरतापूर्वक मृत्यु। फिर मेरी आत्मा अपने पूर्वजों की भूमि पर लौट जाएगी, जहां मैं इतिहास के महानतम योद्धाओं के साथ स्वादिष्ट भोजन और पेय का आनंद लूंगा। उस युद्ध तक वह भयानक युद्ध सैवेज बोन स्टेपी की सबसे बड़ी जनजाति द्वारा संचालित था और जिसमें सभी छोटी जनजातियों ने भाग लिया था। युद्ध का नेतृत्व करने वाली जनजाति को ब्लड एक्स कहा जाता है। सैवेज बोन प्रेरी में, जहां लोग घास के सहारे जीवन यापन करते हैं, यह उन कुछ बड़ी जनजातियों में से एक है जिन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अधीनस्थ मेरे जैसे अनगिनत योद्धा हैं, और यहाँ तक कि कबीले के सरदार जैसे कुलदेवता योद्धा भी अनगिनत हैं। किंवदंती है कि रक्त कुल्हाड़ी कबीले का सरदार तो पूर्वज के बराबर है। इसके नेतृत्व में लड़ा गया युद्ध एक गौरवशाली युद्ध होना चाहिए था, जब तक कि उन भयानक जीवों का आगमन नहीं हुआ जो खुद को जादूगर कहते थे। ये भयानक राक्षस जो खुद को जादूगर कहते थे, स्टील से बने एक कबीले से निकले थे और हर एक विचित्र लग रहा था। न केवल उनके पास सुंदर अयाल या चमकदार सफ़ेद नुकीले दांत थे, बल्कि उनके पास केवल 2 भुजाएं भी थीं। इन भिन्नताओं के अलावा ये जादूगर युद्ध के दौरान अपना रूप भी बदलते हैं। कुछ अग्नि पुरुषों में बदल जाते हैं और कुछ राक्षसों में। वे कबीले के जादूगरों से भी ज्यादा कुशलता से आग और बिजली का इस्तेमाल करते हैं। युद्ध में हमारे जादूगर इन जादूगरों के सामने कुछ भी नहीं हैं। और इस तरह पराजय शुरू हुई। जादूगरों द्वारा बुलाई गई प्रकृति की आत्माओं ने योद्धाओं के साहस को छिन्न भिन्न कर दिया। इस युद्ध में कोई भी योद्धा सम्मान के बिना मरने को तैयार नहीं था। मैं युद्ध के मैदान के कोने से भाग निकला और एक काय की तरह जमीन में एक गड्ढे में छिप गया और प्रार्थना करता रहा कि जादूगर मुझे न ढूंढ पाए। लेकिन जादूगर के शिकारी कुत्तों ने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। जादूगर को योद्धाओं की जरूरत नहीं थी, इसलिए मुझे एक कॉलर पहनाकर एक अंधेरी खदान में फेंक दिया गया जहां मैं दिन रात काम करता था। मेरे साथ ब्लड एक्स जनजाति के योद्धा काम करते थे। जादूगरों के इस समूह को हमारी पहचान की कोई परवाह नहीं है। वे सैवेज बोन प्रेरी में सिर्फ एक ही मकसद से आए थे, हमें गुलाम बनाने के लिए। पकड़े गए योद्धाओं को कॉलर पहना दिए गए, शक्तिशाली टोटेम योद्धाओं को ले जाया गया और मेरे जैसे साधारण योद्धाओं को खदानों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया।
खदान का माहौल बहुत बुरा था। मेरे आसपास के सैनिक एक एक करके मरते गए, जब तक कि मैं खदान में अकेला स्वस्थ गुलाम नहीं रह गया। मुझे लगता है कि यह मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरी कायरता के कारण मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पास अभी भी अपने पैतृक वतन लौटने का मौका है। जादूगर ने सोचा कि मैं खास हूँ, इसलिए उसने मुझे खदान से निकालकर एक कोठरी में डाल दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आगे मुझे एक लड़ाई लड़नी होगी और अगर मैं बच गया तो आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे पता था कि यह झूठ है, ये जादूगर मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं अब भी इस लड़ाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले मैं युद्ध के मैदान से कायरों की तरह भाग गया था, लेकिन अब मैं युद्ध के मैदान में वापस जाऊंगा। मैं अपना सम्मान वापस लेने जा रहा हूँ। मेरी आत्मा अंततः मेरे पूर्वजों के मूल में लौट जाएगी। अल्पविराम 0521 युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर की ठंडी आवाज़ ने कोबुक को नींद से जगा दिया। उसे इस दुनिया में आए 15 दिन हो चुके थे। जादूगर राक्षसों के ग्रह लोक की प्राकृतिक शक्ति भयावह रूप से कम है, जिससे लोग थोड़ा असहज और भयभीत महसूस करते हैं। भयानक राक्षसों के इस समूह ने अपने ग्रहलोक के साथ क्या किया? जादूगर ने उसकी गर्दन से कौला हटाया और उसे एक माचेता थमा दिया। माचेता धातु का बना था और उस पर रून खुदे हुए थे, जो उसे ब्लिडफैंग जनजाति के सबसे अच्छे हथियारों से भी बेहतर बनाता था। नियम तुम्हें बता दिए गए हैं। तुम्हें आज़ादी मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। जादूगर ने अजीब सी हंसी के साथ कोबुक की ओर देखा, अपनी छड़ी लहराई और उसे जांच कक्ष में टेलीपोर्ट कर दिया। उसी समय दूसरी दुनियाओं से 9 एलियंस को भी जांच कक्ष में टेलीपोर्ट कर दिया गया। उन सभी को बताया गया कि अगर वे अंत तक जीवित रहे तो वे आज़ाद रहेंगे। प्रसारण समाप्त होने के बाद कोबुक झुका और मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर अपने चेहरे के सामने रखी और गहरी सांस ली। खानों की हवा गंदी थी और कोठरी की हवा बेहतर थी, लेकिन वह भी बदबू से भरी थी। लेकिन मिट्टी की खुशबू वाली इस ताज़ी हवा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह घर वापस आ गया हो। स्वतंत्रता, जय हो! कोबुक ने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की, फिर एक साधारण सी दिखने वाली पहाड़ी की ओर दौड़ा। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। धमाका, चाकू चमका और पहाड़ी पर एक गहरी खाई खोद दी। उसमें छिपा एक जादूगर प्रशिक्षु प्रतिक्रिया देने से पहले ही 2 टुकड़ों में कट गया। कोबुक के शरीर पर खूनी धुंध छा गई और उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। उसने खाई से लाश को उठाया और कहा, क्या ये जादूगर राक्षस का बच्चा है? जादूगर प्रशिक्षु की लाश को देखकर कोबुक को इसे उन जादूगरों से जोड़ना मुश्किल लगा, जिन्होंने अपनी ही प्रजाति को बेरहमी से मार डाला था। उसे तो एक नागरिक पापी होना चाहिए। कोबुक ने जनजाति के अनुभव के आधार पर फैसला सुनाया। ब्लडफैंग जनजाति में अधिकांश नागरिकों में योद्धा बनने की प्रतिभा का अभाव था। उनकी युद्ध शक्ति कमजोर थी उनके सामने वाले युवा जादूगर की तुलना में। उसे बताया गया था कि वह इन बच्चों को अपनी इच्छानुसार मार सकता है, जिससे पता चलता है कि जादूगर राक्षस को उन्हें। तो जवाब साफ है, ये लोग पापी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं और उनका जीवन बेकार है। कोबुक ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जादूगर अकादमी जादूगरों को प्रशिक्षित करने के लिए इतने क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करेगी। जंगली मैदानों में सबसे जंगली जनजातियां भी ऐसा नहीं करतीं। लेकिन कोबुक ने तुरंत उन विचारों को एक तरफ रख दिया। ये जादूगर शावक इसके दुश्मन भी हैं और बलिदान भी। वह गौरव की पुनर्स्थापना के लिए आया था। कोबुक ने अपनी नाक हिलाई और हवा में मौजूद गंध इतनी सूक्ष्म कि एक जादूगर प्रशिक्षु अपनी नाक बदले बिना उन्हें सूंघ नहीं सकता था, एक एक करके उसकी नासिका गुहा में प्रवेश कर गईं। यहाँ कोई है, कोबुक ने एक तरफ इशारा किया और फिर दौड़कर वहां पहुंचा। जल्द ही कोबुक ने एक और जादूगर प्रशिक्षु को मार डाला और उसके शरीर में एक खूनी छेद कर दिया। मरने से पहले प्रशिक्षु ने एक आग का गोला छोड़ा। फटती हुई आग तत्व ने कोबुक के चेहरे पर अयाल को तुरंत जला दिया और उसकी त्वचा पर भी बड़े बड़े घाव कर दिए। लेकिन कोबुक को इसकी परवाह नहीं थी। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और हवा में मौजूद प्राकृतिक शक्ति को अपने दिल से महसूस कर रहा था। जैसे ही जादुई शक्ति उसमें समा गई, उसके शरीर के घाव इतनी तेजी से ठीक हुए कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। बहुत कम। कोबुक, जो आधे दिन से पालथी मारकर बैठा था, खड़ा हो गया। जादूगर राक्षस के ग्रह लोक की प्राकृतिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कम है। सैवेज बोन प्रेरी में सबसे खराब वातावरण वाले गंदे दलदल में भी प्राकृतिक शक्ति इतनी कम नहीं होगी। कोबुक उस प्रशिक्षु के पास गया जो अभी अभी मारा गया था और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी सफ़ेद लाश दिखाई दी। हालांकि यह थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मांस काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाश का मूल्यांकन करने के बाद कोबुक ने उसे बड़े बड़े कौरों में खाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे पास जादुई शक्ति नहीं है तो उसकी भरपाई मांस और खून से करो। जब कोबुक मांस कुतर रहा था, एक काला कौवा उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। राक्षस मिल गया, एली। परीक्षा के 15वें दिन अलग अलग दुनियाओं से 10 गुलाम राक्षसों को परीक्षा कक्ष में रखा गया।
ये राक्षस उन्नत प्रशिक्षु स्तर के थे और ज्यादातर प्रशिक्षुओं के लिए ये एक दुर्गम पहाड़ थे। उन्होंने परीक्षा कक्ष में देखे गए हर जादूगर प्रशिक्षु का बेरहमी से कत्ल कर दिया, न सिर्फ जादूगरों द्वारा दी गई आज़ादी की वजह से बल्कि दोनों जातियों के बीच खूनी संघर्ष की वजह से भी। रिचर्ड, क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। वूनी की दृष्टि में 4 भुजाओं वाला राक्षस लगातार घूम रहा था। वह लगातार छिपे हुए जादूगर प्रशिक्षुओं को खोज रहा था, फिर उन्हें मारकर खा रहा था। 1 किलोमीटर उत्तर में राक्षस को घसीटा जा रहा है। रिचर्ड ने आदेश दिया और तेजी से एली का पीछा किया, जमीन से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर हवा में तेज गति से उड़ने के लिए लेविटेशन का इस्तेमाल किया। 1 किलोमीटर दूर ग्रिफिथ और केविन कोगुक के हमले से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। केविन, इलाज। ग्रिफिथ एक बड़ी तलवार चला रहा था, उसका शरीर किसी योद्धा की तरह पवित्र प्रकाश से चमक रहा था। उसके पीछे केविन कई ज़ॉम्बी की मदद से मौत का आभामंडल बिखेर रहा था। अच्छा, केविन के पीले चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने हर जादुई पत्थर से जादुई शक्ति अवशोषित की और उसे ग्रिफिथ की मदद के लिए मंत्रों में बदल दिया। प्राचीन काल में मृतकों के शिष्यों को जीवन और मृत्यु का विद्यालय भी कहा जाता था। इस विद्यालय के जादूगर जीवन और मृत्यु की ऊर्जा का अध्ययन करते थे। बाद में जादूगर युद्ध के कारण मृत्यु की ऊर्जा का अध्ययन करने वाले जादूगर मुख्यधारा बन गए और जीवन और मृत्यु के विद्यालय का नाम बदलकर मरे हुओं का विद्यालय कर दिया गया। वास्तव में नेक्रोमेंसर विद्यालय में न केवल लोगों को मारने वाला मृत्यु का जादू है, बल्कि लोगों को बचाने वाला जीवन का जादू भी है। जीवन और मृत्यु की ऊर्जा के रूपांतरण का ज्ञान कॉलेज के पुस्तकालय में प्राप्त किया जा सकता है। केविन के जीवन जादू की मदद से ग्रिफिथ कोगुक की तलवार को मुश्किल से रोक पाया। लड़ो, जय हो, कोगुक जोर से चिल्लाया और उसकी कट्टर भावना ने उसके सामने बैठे ग्रिफिथ को सिहरन से भर दिया। ग्रिफिथ ने सोल स्कूल का अध्ययन किया था और वह कोगुक की भावनाओं से उसकी मृत्यु की इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। तलवारें आपस में टकराईं और ग्रिफिथ के घाव और भी ज्यादा हो गए। केविन का जीवन जादू धीरे धीरे ग्रिफिथ के घायल होने की गति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो गया। उसकी मृत्यु बस समय की बात थी। धमाका! एक अग्नि कौआ दूर से उड़कर आया और कोगुक की पीठ पर मारा, जिससे वह पल भर में उड़ गया। ग्रिफिथ ने भी इस मौके का फायदा उठाकर मुड़कर भाग गया, बिना उन्हें घेरने के इरादे से। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये दोनों जादूगर प्रशिक्षु दोनों ही क्रूर लोग हैं जिनके निशान में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर तुम अभी नहीं भागे तो तुम्हें हालात का फायदा उठाने वाला समझा जाएगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा। रिचर्ड ने दूर से केविन को इशारा किया और केविन समझ गया कि उसका क्या मतलब है और तुरंत ग्रिफिथ के साथ भागने लगा। उसकी ताकत बहुत कमजोर है और इस लड़ाई में वह सिर्फ तोप का चारा और बोझ बनेगा। कोगुक जमीन से उठा और उसकी चोटें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तेजी से ठीक हो गईं। ताकतवर, क्या तुम्हारे जैसे ताकतवर लोग भी पापी होते हैं? कोगुक रिचर्ड पर चिल्लाया। उसके सामने जादूगर शावक, जो लगभग उसके ही कद का था और काले शल्कों से ढका हुआ था, उसे युद्ध की याद दिला रहा था। उस युद्ध में रिचर्ड जैसे जादूगर राक्षस जो रूपांतरित हो सकते थे ने कई टोटेम योद्धाओं को चीर डाला और यहाँ तक कि उनके ब्लिडफैंग कबीले के मुखिया भी ऐसे जादूगर राक्षसों के हाथों मारे गए। इस राक्षस का नाम क्या है? रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपनी जादुई जेब से एक जादुई बंदूक निकाली। वह राक्षस से 7 कदम दूर था। 7 कदम के बाहर बंदूक तेज थी और 7 कदम के भीतर बंदूक तेज और सटीक थी। काटना! कोगुक ने अनजाने में अपनी तलवार घुमाई और जादुई बंदूक की गोली ब्लेड के झुकाव के साथ एक तरफ मुड़ गई। अजीब अंतर्ज्ञान! रिचर्ड ने एक निर्णय लिया। रक्त कीमिया के जादूगर होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से शारीरिक संरचना के बारे में कुछ ज्ञान था। कियाओडे ने एक बार एक किताब में उल्लेख किया था कि ये स्वदेशी राक्षस जो अपनी काया के आधार पर विकसित हुए हैं अक्सर बेहद तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान वाले होते हैं। कियाओडे इस अंतर्ज्ञान के सार का पता लगाने में असमर्थ थे, लेकिन अपने शोध में कियाओडे ने पाया कि यह अंतर्ज्ञान अक्सर उन स्वदेशी बलवानों में दिखाई देता है जो अक्सर लड़ते हैं, और उन कुलीन स्वदेशी राक्षसों में जो विलासिता का जीवन जीते हैं अक्सर यह अंतर्ज्ञान नहीं होता है। इससे कियाओडे ने एक बहुत ही कठोर निष्कर्ष निकाला कि यह अंतर्ज्ञान एक अर्जित वातानुकूलित प्रतिवर्त होना चाहिए। अगर जादूगर भी इस तरह का प्रशिक्षण लेते हैं तो वे भी यह अंतर्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोगुक को जब देर से इसका एहसास हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके शरीर के रोंगटे तुरंत हेजहॉग की तरह खड़े हो गए। छुपकर हमला करना योद्धा का काम नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एली का तात्विक मंत्र फिर से उसकी ओर फट पड़ा। धमाका! कोगुक ने एक चाकू से अग्नि कौवे को काट डाला और उमड़ते अग्नि तत्व ने तुरंत उसके शरीर को डुबो दिया। लेकिन तत्वों के बिखरने के बाद रिचर्ड ने पाया कि कोगुक के शरीर पर रक्त कवच की एक अतिरिक्त परत थी। कवच की सुरक्षा में कोगुक को कोई चोट नहीं आई। कोगुक दहाड़ा और एली की ओर दौड़ा। उसकी आभा नरक के किसी राक्षस जैसी भयंकर थी।
लेकिन आगे बढ़ते हुए एक काली आकृति ने उसे रोक दिया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, रिचर्ड ने शांति से कहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी टीम का सबसे ज़रूरी हिस्सा एक ऐसा टैंक होता है जो नुकसान सह सके। जब तक आपका नुकसान दुश्मन को बहुत कम समय में मार न सके, एक उच्च गुणवत्ता वाला टैंक टीम का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। रिचर्ड और एली द्वारा तय की गई योजना के अनुसार राक्षसों का शिकार करते समय रिचर्ड की भूमिका एक मांस ढाल की तरह काम करने की होती है। दोनों आदमी आपस में भिड़ गए, धातु के टकराने की आवाज़ लगातार आ रही थी। रिचर्ड के पीछे एली ने शांति से जादुई पत्थर से जादुई शक्ति खींची और अपना अगला मंत्र तैयार किया। कोबुक की तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन रिचर्ड की ताकत भी कम नहीं थी। हालांकि उसके सामने वाले राक्षस को शारीरिक रूप से बढ़त हासिल थी, लेकिन एक जादूगर के रूप में रिचर्ड के पास इन विदेशी राक्षसों से कहीं ज्यादा कौशल थे। रिचर्ड की बाहों की मांसपेशियां अचानक फूल गईं और उसके हाथ में मौजूद दानव भक्षक तलवार ने कोबुक की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। यह एक तकनीक थी जिसे मुक्ति कहते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मानव मांसपेशियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी वे आमतौर पर दिखाई देती हैं। जरूरत पड़ने पर मानव शरीर सामान्य शक्ति से कई गुना या दर्जनों गुना ज्यादा शक्ति के साथ उभर सकता है। एक जाना पहचाना उदाहरण लीजिए, एक माँ जिसे हर समय एक कार उठानी पड़ती है। उसकी मांसपेशियों की ताकत सामान्य परिस्थितियों में कार उठाने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण क्षण में वह अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। और मुक्ति इसी शक्ति को मुक्त करने की तकनीक है। कोबुक अपने सामने मौजूद जादूगर शावक से फूटती शक्ति से स्तब्ध रह गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष का शरीर उसके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके वार को दूसरे पक्ष ने मजबूती से रोक दिया था। योद्धा विरासत। हमारे सामने मौजूद जादूगर शावक के पास योद्धा विरासत है। कोबुक ने एक बार फिर सैवेज बोन प्रेयरी में अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लिया। जनजाति के योद्धा होने के नाते योद्धा बनते ही उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से शिक्षा मिलेगी। प्रत्येक पूर्ववर्तियों के अपने गुप्त कौशल होते हैं जो योद्धा विरासत हैं। शुरुआत में ये सोचा गया था कि ज्यादातर जादूगर राक्षस प्रकृति की आत्माओं का अध्ययन करने वाले शमन होते हैं, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि योद्धा भी होते हैं जो योद्धाओं के तौर तरीकों का अध्ययन करते हैं। रिचर्ड को समझ नहीं आया कि उसके सामने वाला राक्षस क्या चिल्ला रहा है। उसने बड़ी तलवार पकड़ी और सामने खड़े चतुर्भुज राक्षस को घूरने लगा। पिछली लड़ाई में हालांकि उसने कोबुक की बड़ी तलवार को रोक लिया था, लेकिन उसकी पसलियों के नीचे की भुजाओं ने रिचर्ड के पेट पर जोर से वार किया था, जिससे उसके अंदरूनी अंग फट गए थे। अगर रिचर्ड के खून में मिला हुआ 2 सिर वाला ट्रोल न होता तो उसकी ठीक होने की क्षमता एक साधारण प्रशिक्षु से कहीं ज्यादा होती। कुछ और वार और रिचर्ड एक शानदार मौत मरता। एक योद्धा होने के नाते मैं एक योद्धा के शिष्टाचार के साथ तुम्हारा जवाब दूंगा। कोबुक ने रिचर्ड की तरफ हल्के से सिर हिलाया और फिर उसके शरीर से खून की धुंध फूट पड़ी और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। गुप्त तकनीक, क्रोध। रिचर्ड अपनी स्थिति में आ गया और युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन कोबुक ने हिलकर रिचर्ड के सिर पर एक बड़ा चाकू घुमाया। रिचर्ड ने अपनी तलवार से वार को रोक लिया, लेकिन झटके से उसका हाथ सुन्न हो गया और वह तलवार मुश्किल से पकड़ पा रहा था। पहला चाकू गिरने से पहले ही दूसरा आ गिरा। डिंग डिंग डिंग। रिचर्ड फिर से हारता हुआ प्रवेश परीक्षा में वापस आ गया था। अगर उसे अपने वंश से मिली अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता न होती तो शायद वह प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो देता और कोबुक द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। रिचर्ड। एली चीख पड़ी और एक भयानक आग का गोला, जिसकी आभा भयानक थी, सीधे कोबुक की ओर बढ़ा। एली जिस मंत्र को लंबे समय से रच रही थी, आखिरकार उसका असर हुआ। लेकिन जब रिचर्ड ने यह सुना तो मंत्र से बचने के बजाय वह आगे बढ़ा और कोबुक को कसकर जकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? कोबुक रिचर्ड पर चिल्लाया, लेकिन जब उसने रिचर्ड की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी तो उसे सब समझ आ गया। ये रणनीति है। कोबुक बेतहाशा मुस्कुराया और रिचर्ड से भिड़ गया। रणनीति भी युद्ध का एक हिस्सा है और हमारे पूर्वजों ने कभी भी बुद्धिमान योद्धाओं के साथ भेदभाव नहीं किया। धमाका। मंत्र की गड़गड़ाहट ने कई प्रशिक्षुओं को चौंका दिया और वे सभी मन ही मन अटकलों से भरे हुए इधर उधर देखने लगे। जब मंत्र का धुआं और धूल छंटी तो कोबुक का आधा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका एक हाथ गायब था और पूरे युद्ध क्षेत्र में जलने की तेज गंध फैल गई। पूर्वज, क्या इसे सम्मान की लड़ाई कहा जा सकता है? कोबुक ने रिचर्ड की ओर देखा और कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया। उसके सामने रिचर्ड, जो जादुई अवरोध से मजबूती से सुरक्षित था, उसे सावधानी से देख रहा था। कोबुक की तुलना में, जिसने जादू का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था, रिचर्ड के पास संरक्षक पेंडेंट की वजह से जादू के हमले के समय जादुई ढाल की एक अतिरिक्त परत थी। जादुई ढाल टूटने के बाद रिचर्ड का जादुई अवरोध भी तैनात हो गया। एली के संशोधित मॉडल के बाद जादुई अवरोध में एक सुरक्षात्मक क्षमता है जो स्तर 20 से नीचे के तात्विक क्षति को नजरअंदाज कर सकती है। पर्याप्त जादुई शक्ति की आपूर्ति की स्थिति में ये जादुई अवरोध स्तर 200 तक के तात्विक क्षति को भी झेल सकता है।
बेशक ये पर्याप्त है, रिचर्ड को पूरी तरह से थका देने पर भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। यह मानक रिचर्ड के जादूगर बनने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। कोबुक ने लड़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसके लिए थोड़ा भी हिलना डुलना मुश्किल हो गया। उसने खुद को सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया और रिचर्ड को शांति से देखा। रिचर्ड ने मरने से पहले किसी को इतना शांत नहीं देखा था। कोबुक ने कहा, ये सम्मान की लड़ाई है। तुम्हें गौरव मिलेगा और मुझे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं प्रचुर जल और घास वाली भूमि की यात्रा करूंगा। रिचर्ड उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह शांत नज़र उसके दिल में बस गई। सैवेज बोन स्टेप्स की ब्लडफैंग जनजाति के योद्धा कोबुक की कहानी यहीं समाप्त होती है। जैसे ही कोबुक का सिर कटा, उसके शरीर से एक काली रोशनी निकली और रिचर्ड के हाथ के निशान में जा लगी। भिनभिनाहट, एक अभूतपूर्व रूप से बड़ी और चौंकाने वाली लहर पूरे परीक्षा कक्ष में फैल गई। परीक्षा दे रहे सभी प्रशिक्षुओं ने इस उतार चढ़ाव को महसूस किया और इससे एक संदेश का आभास हुआ। राक्षस 0521 को प्रशिक्षु रिचर्ड ने मार डाला है। फिलहाल 9 राक्षस बचे हैं। किसी ने अकादमी द्वारा छोड़े गए राक्षसों को मार डाला, और ये तो बस पहला दिन है। प्रशिक्षु अविश्वास से उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से यह उतार चढ़ाव आ रहा था। उनकी आंखें विस्मय और भय से भर गईं। एक जादूगर प्रशिक्षु कितना शक्तिशाली होगा जो इतने कम समय में एक वरिष्ठ प्रशिक्षु जैसे शक्तिशाली राक्षस को मार सकता है। उसी समय परीक्षा कक्ष में राक्षसों का शिकार करने की योजना बना रहे सभी प्रशिक्षु रिचर्ड की ओर देखने लगे। एक लंबा प्रशिक्षु एक छड़ी पकड़े हुए रिचर्ड की ओर देखते हुए बोला, रिचर्ड, ये तो दिलचस्प है। उसके बगल में 3 मीटर ऊंचा एक अग्नि दैत्य खड़ा था, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। ... काले वस्त्र पहने उस युवा प्रशिक्षु ने रिचर्ड की ओर देखा, मुस्कुराया और उसकी ठुड्डी को छुआ। उसके हाथ में एक फटा हुआ बिजुका था जिससे एक दुष्ट आभा निकल रही थी। ... लगता है मैंने रिचर्ड का नाम कहीं सुना है। वह जो औषधि बेचता है। एक अंधे प्रशिक्षु ने जानकारी पर विचार किया और लापरवाही से इशारा किया। एक प्रशिक्षु जो चलती फिरती लाश जैसा दिख रहा था उसके पास आया। ये प्रशिक्षु अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी आंखें धुंधली थीं, मानो उसे किसी चीज ने नियंत्रित कर रखा हो। क्या तुमने रिचर्ड के बारे में सुना है? अब तुम मशहूर हो, एली ने मजाक में रिचर्ड के पास जाते हुए कहा। अकादमी के पुराने नियमों के अनुसार अब तुम एक महान प्रशिक्षु हो। एली ने इस लहर से मिली जानकारी को सहज ही ग्रहण कर लिया। किंवदंतियां तो बस किंवदंतियां होती हैं, कौन जानता था कि अकादमी ऐसी रणनीति अपनाएगी। रिचर्ड की भावनाएं मिली जुली थीं, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह खुश है या उदास। उसे कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद नहीं था, लेकिन अकादमी का सब वाइड प्रसारण उसे थोड़ा असहज कर रहा था। लेकिन उन 50 अंकों के बारे में सोचकर रिचर्ड को थोड़ी राहत मिली। कोबुक को मारने के बाद रिचर्ड के अंक 50 बढ़ गए, जिससे वह लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर पहुंच गया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो रिचर्ड अकादमी का इनाम हासिल कर लेता। हमने तुम्हारे इस एक से निपट लिया है, अगला मेरा होना चाहिए। एली ने सीटी बजाई और आसमान में धुंध रिचर्ड के कंधे पर छा गई। यही तो, जरूर, ये कहते हुए रिचर्ड नीचे झुका और कोबुक का बड़ा चाकू अपने हाथ में ले लिया। तलवार पर जादुई रून उकेरे गए थे जो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतीत होते थे। हालांकि कीमिया विद्या के एक प्रशिक्षु के रूप में रिचर्ड को तुरंत रून का असली उद्देश्य समझ आ गया। क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे ही रिचर्ड ने रून में जादू डाला, तलवार उसके हाथों में टूट गई। इन रूनों का एकमात्र कार्य चाकू को विघटित करना है, जिससे उसके भीतर छिपी हुई चीजों का पता चलता है। रिचर्ड को टुकड़ों से एक अंगूठी मिली और जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, उसकी आत्मा में चमत्कारी भट्टी थोड़ी हिल गई। सामग्री: शक्ति वलय, जो जानकारी निकाली जा सकती है। शक्ति प्रवर्धन मंत्र मॉडल। शोधन खपत: 20 मानसिक शक्ति। कौशल जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। मंत्र उत्कीर्णन अधूरा। परिष्करण उपभोग: 10 मानसिक शक्ति। शक्ति की अंगूठी: रिचर्ड ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और उसमें जादू का इंजेक्शन लगाया। तुरंत रिचर्ड को अपने रक्त और पूरे शरीर में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। इस शक्ति के प्रभाव में उसका शरीर तुरंत सक्रिय हो गया। ये शक्ति किसी प्रकार की जीवन ऊर्जा होनी चाहिए। रिचर्ड ने अंगूठी को छुआ। वह अब कोई नौसिखिया प्रशिक्षु नहीं था और वह अपने सीखे हुए ज्ञान से कुछ बातों का पहले से ही आकलन कर सकता था। रिचर्ड ने अपनी वंशावली फिर से खोली और जादू की मदद से अपनी तलवार घुमाई और तलवार की हवा ने तुरंत घास के एक टुकड़े को उड़ा दिया। मेरी ताकत लगभग 30% बढ़ गई है। अगर मैं मुक्ति की शक्ति भी जोड़ दूं तो मेरी ताकत मेरी सामान्य ताकत से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। बस एक ही कमी है कि चोटें शायद ज्यादा गंभीर होंगी। मुक्ति तकनीक का इस्तेमाल बिना किसी खर्च के नहीं होता। मानव शरीर बिना किसी वजह के अपनी ताकत को सीमित नहीं करता। एक बार मुक्ति का इस्तेमाल हो जाने पर मांसपेशियों में खिंचाव और फटना मामूली बात है।
गंभीर मामलों में हड्डियां भी टूट सकती हैं। अंगूठी की जांच करने के बाद रिचर्ड ने अपनी जादुई जेब से बासी मांस और खून का एक टुकड़ा निकाला और उसे वूनी को खिला दिया। परीक्षा कक्ष में पहुंचने के 15 दिन बीत चुके थे और रिचर्ड ने वूनी के लिए जो मांस और खून तैयार किया था वह जादुई थैली में सुरक्षित होने के बावजूद कुछ हद तक बासी हो गया था। हालांकि उसके सामने पड़े राक्षस की लाश ताज़ा मांस और खून की थी, फिर भी किसी कारण से रिचर्ड उस राक्षस की मौत से पहले की आंखों को याद करके सिहर उठा। उसने राक्षस की मौत को सार्थक बनाने का फैसला किया। कुछ टुकड़े कर लो, ये सोचकर रिचर्ड ने कुछ सामान निकाला और कोबुक के कुछ मांस और रक्त के अंगों को इकट्ठा करके शोध के लिए वापस ले जाने की तैयारी की। चूंकि वूनी का पाचन तंत्र संशोधित था, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मांस और रक्त ताज़ा हैं या नहीं। सारा मांस और रक्त खाने के बाद उसने प्यार से रिचर्ड से रगड़ा। रिचर्ड ने टुकड़ों को अलग रख दिया और जादू से शरीर के बाकी हिस्सों को जलाकर राख कर दिया। राख से राख, धूल से धूल। रिचर्ड ने वूनी को मुक्त किया। खाने के बाद हम काम करेंगे। छोटे उपग्रह वूनी की मदद से रिचर्ड अन्य प्रशिक्षुओं की तुलना में राक्षसों को बहुत तेजी से खोज सकता है। जल्द ही उसे दूसरा राक्षस मिल गया। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलो। ... केंद्रीय काले टॉवर में जादूगरों ने लीडरबोर्ड देखा और उस पर चर्चा की। गुलाम राक्षसों को रिहा किए जाने के 6 घंटे से भी कम समय बाद पहला राक्षस मारा गया। ये गति सामान्य परीक्षाओं से कहीं ज्यादा तेज है। जो रोड, तुम्हारा छात्र बहुत अच्छा है। एलेक्स ने शीर्ष पर खड़े जादूगरों को देखते हुए आह भरी। क्रिस्टल बॉल की मदद से हॉल में मौजूद जादूगरों ने वह पूरी लड़ाई देखी जिसमें रिचर्ड और बाकी दो ने कोबुक को मार डाला था। रिचर्ड और उसके साथी की रणनीतियां ज्यादा चतुराईपूर्ण नहीं थीं और जादुई पालतू जानवरों के उनके इस्तेमाल में कोई नयापन नहीं था। लेकिन इस परीक्षा में इन अपरिष्कृत युक्तियों और साधारण प्रयोगों ने मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी साबित हुए। सही जगह पर सही तरीके का इस्तेमाल जादूगर की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। जो लॉर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा स्वीकार कर ली। उनके अनुसार रिचर्ड के कार्य वास्तव में प्रशंसा के योग्य थे। उसने लीडरबोर्ड पर नजर डाली और अचानक जादू से अपनी आवाज फैला दी। एरिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान डीन के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। शीर्ष 3 का क्या? एरिक्स ने सिर हिलाया। शीर्ष 3 के लिए इनाम डीन तय करते हैं। जब तक वह उन्हें नहीं देते, हम में से किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि यह इनाम बहुत ज्यादा होगा। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम्हें और मुझे जलन होगी। लीको जो दूसरा राक्षस मिला, वह एक बड़े आकार के मच्छर जैसा दिख रहा था, जिसके पारदर्शी पंखों पर पैटर्न थे और जिनसे लगातार एक परेशान करने वाली भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। रिचर्ड के वहां पहुंचने से पहले ही मच्छर अपने लंबे मुंह से एक प्रशिक्षु को चूस चुका था। ये थोड़ा घिनौना है। रिचर्ड ने मच्छर राक्षस के मुंह से टपकते गाढ़े तरल को देखा और उसके मन में घृणा की भावना जाग उठी। अगर कोबुक उसे क्रूर और कट्टर होने का एहसास दिला रहा था, तो उसके सामने खड़ा कीड़ा उसे सिर्फ शुद्ध घृणा का एहसास दिला रहा था। ऐसे जीव दुनिया में नहीं होने चाहिए। भिनभिनाना। जैसे ही मच्छर राक्षस ने रिचर्ड को देखा, वह तुरंत उसकी ओर उड़ गया। उसके पंखों पर बने पैटर्न रोशनी में साइकेडेलिक रंग छोड़ रहे थे, जिससे लोगों को चक्कर आ रहे थे। तलवार पर काली लपटों की एक परत जल उठी। रिचर्ड ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर तुरंत एक काले शल्क वाले विशालकाय में बदल गया। उसी समय पावर रिंग का प्रभाव सक्रिय हो गया। जैसे ही ऊर्जा उसके रक्त में प्रवाहित हुई, रिचर्ड की मांसपेशियां फिर से फूल गईं और एक अभूतपूर्व शक्तिशाली शक्ति रिचर्ड के शरीर में गर्जना करने लगी। शक्ति वलय की मदद से रिचर्ड की शक्ति एक नए शिखर पर पहुंच गई। झंझनाहट। रिचर्ड चमक उठा और तुरंत मच्छर राक्षस के पीछे प्रकट हो गया। मच्छर राक्षस अभी भी अपने पंख फड़फड़ा रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। क्या उसे काटा नहीं? अगले ही पल कुछ नीचे गिरा। भिनभिनाना। मच्छर राक्षस तुरंत क्रोधित हो गया। जो चीज गिरी वह कोई और नहीं बल्कि उसका भोजन उपकरण था, वह लंबा चूसने वाला मुंह का हिस्सा। जैसे ही मच्छर राक्षस क्रोधित हुआ, रिचर्ड ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, घृणा आकर्षित करना। चुप, अब तुम इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिचर्ड हौंफने लगा। हालांकि पिछला वार जोरदार था, लेकिन इससे रिचर्ड की बांह की सारी मांसपेशियां पूरी तरह टूट गई थीं। रिचर्ड का तलवार चलाने वाला हाथ अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। उसे डर था कि अगर उसे 10 मिनट से ज्यादा आराम नहीं मिला तो वह उसे सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 10 मिनट कम लग सकते हैं, लेकिन युद्ध में लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है। अपने पैरों में हवा के जूते और हवा के सहारे रिचर्ड जंगल में इधर उधर घूमता रहा, जिससे मच्छर हर जगह उड़ते रहे। मच्छर राक्षस के पास लंबी दूरी तक मार करने का कोई साधन नहीं है और उसका दिमाग भी बहुत अच्छा नहीं है। बस उसका शरीर मजबूत है, मुंह मजबूत है और साइकेडेलिक प्रभाव वाले पंख हैं। रिचर्ड को ऐसा लगा जैसे वह बगीचे में टहल रहा था और उसके किनारे किनारे चल रहा था। रिचर्ड,
एली की आवाज़ सुनकर रिचर्ड ने मच्छर दानव को पीछे खींच लिया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद निशानों की एक लहर ने अचानक रिचर्ड को वहीं रोक दिया। कोई और आ गया। एक पल में रिचर्ड के दिमाग में विचार कौंध गए। इस समय अस्थिर निशान वाले व्यक्ति के आने से उसके इरादे बुरे हो सकते हैं। इस मच्छर दानव का इस्तेमाल उस व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करने के लिए करो। ये सोचने के बाद रिचर्ड ने अपनी जादुई जेब से कीमिया औषधि की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। जंगल में तुरंत तीखी गंध वाला एक घना धुआं उठा। रिचर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने गुप्त लबादे का इस्तेमाल करके धुएं में बैठ गया। मच्छरों की अजीब भिनभिनाहट को ऐसे सुन रहा था जैसे वह कोई पत्थर हो। गुप्त लबादे ने उसकी नज़र को अवरुद्ध कर दिया। उसके निशान का उतार चढ़ाव तुरंत दूसरे निशान के उतार चढ़ाव से ढक गया। एली, जो दूर थी, ने भी देखा कि कोई इस तरफ आ रहा है। पल भर में, लेकिन रिचर्ड के विपरीत, एली ने लहर की दिशा में लंबे समय से जमा किए गए मंत्र को सीधे चलाने का फैसला किया। धमाका! घने जंगल में एक जोरदार विस्फोट हुआ। रिचर्ड, जो एक तरफ छिपा हुआ था, ये दृश्य देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब से उसने मास्टर सुजाना का पीछा किया है, एली को लोगों का अभिवादन करने के लिए आग के गोले का इस्तेमाल करने का शौक बढ़ता जा रहा है। विस्फोट ने रिचर्ड के धुएं को उड़ा दिया, लेकिन अब रिचर्ड को खुद को ढकने के लिए धुएं का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य था जिसने मच्छर राक्षस का ध्यान आकर्षित किया। क्या आग के गोले से अभिवादन करना कोई नया जादूगरी शिष्टाचार है? घने जंगल के एक तरफ जादूगर प्रशिक्षुओं की एक टीम बड़े करीने से पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ी और उनके पीछे एक अंधा प्रशिक्षु अपनी आंखें पीछे किए रिचर्ड को देख रहा था। आत्मा विद्यालय का एक प्रशिक्षु। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकुड़ी, चुपचाप अपनी जादुई जेब से 2 अंगूठियां निकालीं और उन्हें पर। हालांकि उसने पहले से ही एक मन सुरक्षा अंगूठी पहन रखी थी, फिर भी आत्मा विद्यालय के जादूगरों से निपटने के दौरान अधिक सुरक्षा रखना हमेशा एक अच्छा विचार था। आत्मा विद्यालय के जादूगर मन के साथ काम करने में सबसे कुशल होते हैं। दास बीज, मन पर नियंत्रण और विचार मुद्राएं, ये सभी आत्मा जादूगरों की विशेषताएं हैं। कहा जा सकता है कि अगर जादूगरों के बीच शाप देने वाले जादूगरों की प्रतिष्ठा खराब मानी जाती है, तो जादूगरों के बीच आत्मा जादूगरों की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कुख्यात है और उन्हें देखकर कुत्ते भी अपना सिर हिलाएंगे। क्या आप रिचर्ड हैं? अंधे प्रशिक्षु ने रिचर्ड का अभिवादन किया, लेकिन रिचर्ड के जवाब देने से पहले ही उसके हाथ की अंगूठी अचानक लाल हो गई और एक झुनझुनी सनसनी ने उसे तुरंत होश में ला दिया। कमीने, तुमने मिलते ही मेरे मन को प्रभावित करने की कोशिश की। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके मन में हत्या के इरादे की एक झलक उभर आई। उसी समय एली को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक प्रशिक्षु जिसके पास एक अग्निदानव खड़ा था, ने एली को जादूगर की सलामी दी। आह्वान, होल्डर, एली ने अभिवादन का उत्तर दिया। इवोकेशन स्कूल, एली। उसी स्कूल की एक प्रशिक्षु होने के नाते एली अपने सामने खड़ी प्रशिक्षु की भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उस अग्निदानव की शक्ति लगभग एक वरिष्ठ प्रशिक्षु जितनी थी। उसकी हर हरकत अग्नि तत्व मंत्र के बराबर थी। अगर वह फट जाए तो सैकड़ों मीटर के दायरे में का क्षेत्र जमींदोज हो जाएगा। ऐसी चीज को एक मध्यम स्तर की प्रशिक्षु कैसे नियंत्रित कर सकती है? तो आप मास्टर सुजाना की शिष्या हैं? होल्डर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अगर एली किसी और शेपर जादूगर की शिष्या होती तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन एली सुजाना की शिष्या थी। सुजाना अकादमी की कुछ द्विसाधना जादूगरनियों में से एक है और वह श्राप और रूपांतरण दोनों का अभ्यास करती है। उसने एक बार अपने गुरु से सुना था कि सुजाना के पास श्राप ज्वाला नामक एक मंत्र है। एक बार संक्रमित हो जाने पर यह एक अमित अभिशाप की तरह होगा और शरीर से लेकर आत्मा तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे सामने एली को यह मंत्र दिया या नहीं। मन की रक्षा, किमियागर सचमुच बहुत अमीर होते हैं, अंधे प्रशिक्षु ने हल्के अफसोस के साथ कहा जब उसे एहसास हुआ कि मन पर आक्रमण विफल हो गया है। अगर यह सफल रहा तो वह रैंकिंग में शीर्ष 3 में जगह बना लेगा। लेकिन वह बहुत ज्यादा निराश नहीं था। ये सिर्फ मानसिक सुरक्षा की एक परत थी और उसके पास इसे तोड़ने के कई तरीके थे। रिचर्ड चुप रहा, लेकिन जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए चुपचाप 2 जादुई पत्थर निकाल लिए। क्रोध ने रिचर्ड को अपना आपा नहीं खोने दिया। एक शेर भी खरगोश से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके सामने खड़ा अंधा प्रशिक्षु खरगोश नहीं था। उसने अंधे प्रशिक्षु को घूरा और मन ही मन ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बाद में बुनी को खिला दूंगा। आसमान में मच्छर राक्षस को ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी दीवार का सामना हो गया हो, जो हवा में पागलों की तरह चक्कर लगा रही हो। अंधे प्रशिक्षु ने मच्छर को दया के भाव से देखा। हालांकि मच्छर राक्षस की बुद्धि कमजोर थी और वह अपने भ्रमों से आसानी से धोखा खा जाता था, लेकिन प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण मच्छर की मानसिक शक्ति 40 अंक तक पहुंच गई थी और वह 30 अंक से ज्यादा मानसिक शक्ति वाला एक प्रशिक्षु उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अगर वह इस मच्छर राक्षस को नियंत्रित कर लेता तो इस परीक्षा में होल्डन ही उसका एकमात्र दुश्मन होता।
इतना घबराओ मत, ये तो बस एक मजाक था। अंधे प्रशिक्षु ने हाथ हिलाया, मानो असहज माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन किस्मत से रिचर्ड का मन रक्षा वलय फिर से जल उठा, और उनमें से दो एक साथ जल उठे। इस बार अंधा प्रशिक्षु पहले जैसा बेपरवाह नहीं था। दो मन रक्षा वलय, तुम कितने अमीर हो? अंधे प्रशिक्षु ने भौहें चढ़ाईं। सोल स्कूल के प्रशिक्षु होने के नाते उसे रिचर्ड जैसे अमीर लोगों से मिलना सबसे ज्यादा नापसंद था। मन की रक्षा के लिए जादुई कवच के एक या दो टुकड़े उसके मंत्रों को बेअसर कर सकते थे। मानसिक सुरक्षा वाले जादुई कवच को जादुई कवचों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और प्रत्येक कवच की कीमत कम से कम 3000 जादुई पत्थरों से शुरू होती है। अगर आप इसे खुद भी बनाते हैं तो इसकी कीमत लगभग 500 जादुई पत्थर होगी। और उसके सामने रिचर्ड के पास वास्तव में दो हैं। कीमियागर वाकई बहुत अमीर होते हैं। इसके अलावा उसके पास आध्यात्मिक सुरक्षा कवच के 2 सेट हैं, इसलिए रिचर्ड के पास कई अन्य सुरक्षा कवच भी होने चाहिए, और स्वाभाविक रूप से उसके पास ढेर सारे जादुई पत्थर भी हैं। अगर वह रिचर्ड को मार सकता है तो इस लहर का लाभ संभवतः पूरी परीक्षा में उसे मिले लाभों से कहीं अधिक होगा। ये सोचकर अंधे प्रशिक्षु ने लालच से अपने होंठ चाटे। मानसिक सुरक्षा की सिर्फ 2 परतें उसके पास तोड़ने का एक रास्ता है, लेकिन उससे पहले उसे उस काले शल्क वाले दानव को रोकना था जो एक बड़ी तलवार पकड़े हुए था और उसे मारने ही वाला था। वह काले शल्क वाला दानव रिचर्ड था। इस समय उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी, और उसके हाथ की चोट इतनी ठीक हो गई थी कि वह उसका उपयोग कर सकता था। हिस काली लपटों से जलती हुई बड़ी तलवार ने एक कठपुतली प्रशिक्षु के जादुई अवरोध को चीर दिया, और लालची राक्षसी आग ने प्रशिक्षु की जादुई शक्ति को तुरंत खत्म कर दिया। इन नियंत्रित प्रशिक्षुओं की जादुई शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। लालची दानव की ज्वाला की हल्की सी जलन से ही उनकी जादुई शक्ति खत्म हो गई। हालांकि इन प्रशिक्षुओं में ज्यादा जादुई शक्ति नहीं थी, फिर भी उनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा थी। अंधे प्रशिक्षु ने रिचर्ड को एक प्रशिक्षु को एक तलवार से मारते देखा, और फिर सभी प्रशिक्षुओं को हमला करने का आदेश दिया। ये प्रशिक्षु उसके लिए तोप का चारा थे, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनमें से कितने मर गए। जब तक वह पर्याप्त समय निकाल पाता, इन प्रशिक्षुओं के निशान अंत में उसके ही रहेंगे। रिचर्ड ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे एक प्रशिक्षु आधा कट गया, जिसने उसके वंश को सक्रिय कर दिया था और एक गोरिल्ला में बदल गया था। इससे पहले कि वह अपनी तलवार रख पाता, एक और प्रशिक्षु उस पर झपट पड़ा, और उसी समय अन्य प्रशिक्षुओं ने एक के बाद एक जादू टोना किया। इन प्रशिक्षुओं के मन पूरी तरह से वश में कर लिए गए हैं। वे निडर होकर हमला करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके साथी इन जादू टोनों से प्रभावित होंगे या नहीं। भनभनाहट, संरक्षक पेंडेंट सक्रिय हो गया है। मंत्रों ने जादुई ढाल पर लहरें पैदा कर दीं। हालांकि प्रशिक्षुओं के मंत्रों में थोड़ा सुधार हुआ था, फिर भी वे रिचर्ड की जादुई ढाल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। रिचर्ड ने भी इस अवसर का उपयोग जादू के साथ प्रशिक्षुओं के समूह के पास जाने के लिए किया। तड़क, रिचर्ड भीड़ों के बीच भेड़िए की तरह प्रशिक्षुओं पर टूट पड़ा। नियंत्रित इन निम्न स्तरीय प्रशिक्षुओं में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। काली लपटों के उच्च तापमान ने उनके घावों को पल भर में कोयले में बदल दिया, और एक अजीब सी जली हुई गंध हवा में भर गई। लेकिन इसी क्षण अंधा जादूगर अजीब तरह से हंसा, और उसके शरीर से अचानक एक डरावनी आभा निकली। हे, हो गया। यह आभा निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जो कोई इंसान उत्सर्जित कर सके। भले ही कोई रक्त कीमिया का अभ्यास कर रहा हो, कोई भी इस तरह के रक्त को मिला नहीं पाएगा। यह आभा अत्यंत दुष्ट थी, मानो इसमें समस्त जीवन के प्रति अत्यंत क्रूर द्वेष समाया हो। रिचर्ड सिहर उठा जब उसने अपने सामने बैठे प्रशिक्षु में आए परिवर्तन को पहचाना। तुमने सचमुच तारों के लोक में भटक रहे उस पागल आदमी के साथ एक अनुबंध कर लिया है, रिचर्ड ने गहरी आवाज में कहा। ओह, ये सुनकर अंधे प्रशिक्षु को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी विधि अत्यंत दुर्लभ थी, और जादूगर भी उसे शायद ही कभी पहचान पाते थे। थोड़ी सी अंतर्दृष्टि। सूक्ष्म लोक में न केवल लोग हैं, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं। इनमें से कुछ जीव पहाड़ों जितने बड़े सूक्ष्म वेल हैं, और कुछ सूक्ष्म खानाबदोश हैं जो जहाज़ों को अपना घर बनाते हैं। इन जीवों में सबसे भयानक वे पागल हैं जो संसार की लाशों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार का सूक्ष्म जीव जन्म से ही जीवित प्राणियों के प्रति अत्यंत द्वेषपूर्ण रहा है, और जो भी जीव देखता है उसे पागलों की तरह मार डालता है। इन पागलों की ताकत अलग अलग होती है, और इन्हें खोजकर जादूगरों ने उनकी शक्ति का दोहन करने की कोशिश की है। इनमें से आत्मा के जादूगर पागलों की आध्यात्मिक शक्ति को दूषित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का प्रदूषण मानसिक अवरोधों को जल्दी से तोड़ सकता है। चिंता मत करो, मंत्र जल्दी असर करेगा। अंधा प्रशिक्षु अजीब तरह से हंसा, और अत्यधिक द्वेष से भरा एक आत्मा तंतु रिचर्ड के सिर पर टूट पड़ा। धमाका। रिचर्ड की आध्यात्मिक समझ में मन की सुरक्षा अंगूठी की 2 मानसिक बाधाएं टूट गईं, और अंधे प्रशिक्षु की मुस्कान और भी प्रबल हो गई। ये खत्म हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया। रिचर्ड ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, और उसके हाथ की एक और अंगूठी चमक उठी।
उसके पास सिर्फ 2 मन रक्षा अंगूठियां नहीं हैं। धमाका। मानसिक बाधा की तीसरी परत टूट गई और रिचर्ड को सिरदर्द होने लगा, लेकिन इस समय यह आत्मा तंतु रिचर्ड के मन को हिला नहीं पा रहा था। 3 अंगूठियां। अंधा प्रशिक्षु रिचर्ड के हाथ की अंगूठी को घूरता रहा, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। रिचर्ड ने अपनी छाती में धंसी काली तलवार निकाली और फिर उसका सिर कुचल दिया। एक मुक्का मारा। मुनि, नीचे आओ और खाओ। जब तुम बाहर होते हो तो सबसे जरूरी चीज तुम्हारी प्रतिष्ठा होती है। अगर वे कहते हैं कि तुम्हें बेवकूफ़ों को खिला दिया जाएगा तो तुम्हें बेवकूफ़ों को ही खिला दिया जाएगा। ... घने जंगल के दूसरी तरफ 2 आकार बदलने वाले जादूगर जोश से लड़ रहे थे। शेपर जादूगरों के बीच द्वंद्व इतना जटिल नहीं है। वे 2 बिंदुओं पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक मंत्र की शक्ति और दूसरा जादुई शक्ति की मात्रा। अगर लड़ाई में एक पक्ष के पास एक ही समय में 2 अंक हों तो उसे लगभग विजेता घोषित किया जा सकता है। अगर दोनों पक्षों के पास एक अंक हो तो यह उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एक अग्नि कौवा उड़कर आया और होल्डर ने अपनी छड़ी को शान से लहराया। एक बर्फ के शंकु ने आसानी से अग्नि कौवे को रोक लिया और समय से पहले फूटा मंत्र बिना किसी लहर के उसके जादुई अवरोध से आसानी से रुक गया। होल्डर की शान की तुलना में एली की हालत थोड़ी शर्मनाक। उन्नत प्रशिक्षु स्तर के अग्नि दानव ने उसे कदम दर कदम पीछे धकेला और उसका जादुई लबादा कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। अगर उसके पास पर्याप्त जादुई पत्थर न होते और उसके जादुई अवरोध में ज्यादा बदलाव न किया गया होता तो अब तक अग्नि दानव उसे जलाकर कोयला बना चुका होता। होल्डर युद्ध के मैदान में आराम से टहल रहा था, उसे युद्ध समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। सुजाना की शापित ज्वाला होल्डन को हमेशा सतर्क रखती थी, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता और अग्नि दानव का इस्तेमाल करके एली को धीरे धीरे कमजोर करता। धमाका। एली ने एक और आग का गोला दागा, जिससे अग्नि दानव कुछ देर के लिए पीछे हट गया। वह अपनी छड़ी पर झुक गई, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। कम समय में कई बार मंत्रों का प्रयोग करने से उसकी मानसिक ऊर्जा काफी कम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मंत्रों का जाप करने में गलतियां भी कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि रिचर्ड कैसा है, एली ने चिंतित होकर कहा, लेकिन जब उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा तो वह खुद पर हंस पड़ी। इस समय उसे अपनी चिंता करनी चाहिए पहले। एली कमजोर होकर खड़ी हो गई और अग्नि दानव के तेज बुखार से उसे जोरों का पसीना आ गया। वह जानती थी कि होल्डन किससे डरता है। उसकी शिक्षिका सुजाना ने उसे बहुत पहले कर्सफाया नामक मंत्र सिखाया था, लेकिन एली आमतौर पर इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करती जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। क्योंकि यह मंत्र जादुई शक्ति की बजाय आत्मिक शक्ति का उपभोग करता है, इसलिए जब भी वह इस मंत्र का प्रयोग करेगी उसकी मानसिक शक्ति हमेशा के लिए कम हो जाएगी। लेकिन इस समय एली को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। एली ने जादुई पत्थर निकाला और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। होल्डन, जो दूर खड़ा था, ने यह देखा और तुरंत एक तरफ छिप गया। एली की उंगलियों पर एक हल्की बैंगनी लौ प्रकट हुई। हालांकि यह बहुत छोटी थी, लेकिन इसने पहले के राजसी अग्नि दानव को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। होल्डन ने उसे आगे बढ़ने का कितना भी आदेश दिया, उसने हिलने से इनकार कर दिया। इस लौ में उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। अपनी आत्मा को भस्म होते हुए महसूस करते हुए एली कड़वी मुस्कान के साथ उस दानव को दरकिनार करके सीधे उसकी ओर भागने ही वाली थी। रुको, इस अग्नि दानव पर ऐसा घातक प्रहार करना व्यर्थ होगा। लेकिन इसी समय जंगल से एक आकृति दौड़ी और एली को पुकारा। एली, आवेग मत करो, अभी तक बात उस मुकाम तक नहीं पहुंची है। होल्डन ने जंगल से बाहर भागते हुए काले शल्कों वाले दानव की ओर देखा। वह दानव 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, काले शल्कों से ढका हुआ था और उसमें तेज जादुई उतार चढ़ाव थे। एक नज़र में ही साफ था कि वह रक्त रसायन विद्या का कोई मध्यवर्ती प्रशिक्षु था। पता चला कि तुम रक्त संबंधी कीमिया वाले बर्बर हो। होल्डन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और तुरंत अग्नि दानव को रिचर्ड पर हमला करने का आदेश दिया। अगर तुम्हें हाथापाई पसंद है तो जाओ और अग्नि दानव से लड़ो। अग्नि दानव एक कदम आगे बढ़ा और सीधे रिचर्ड की ओर बढ़ा, लेकिन रिचर्ड बिल्कुल भी घबराया नहीं। इसके बजाय उसने अपनी कमर से बंधा जादुई थैला उतार दिया। उसने दानव को मन ही मन संदेश भेजा, अग्नि दानव, मैं अभी तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अनुबंध करने के लिए उस प्रशिक्षु के जादुई पत्थरों का 2 गुना भुगतान करूंगा। उसी समय रिचर्ड ने थैला नीचे की ओर घुमाया और जादुई पत्थर एक एक करके बाहर निकलने लगे। और भी ज्यादा जादुई पत्थर बहने लगे और जल्द ही एक छोटे से ढेर में जमा हो गए। अग्नि दानव रुक गया और रिचर्ड की ओर एक मानसिक तरंग भेजी। अनुबंध तोड़ने की सजा 10,000 जादुई पत्थर है। अनुबंध 5,000 जादुई पत्थर, प्रति माह 100 जादुई पत्थर और अनुबंध कम से कम 20 वर्षों तक चलता है। अनुबंध अवधि के दौरान मेरी सारी जादुई शक्ति के उपभोग के लिए तुम जिम्मेदार हो और तुम्हें मृत्युदंड का आदेश नहीं देना है। 10,000 जादुई पत्थर। रिचर्ड का चेहरा जम गया, ये संख्या उसकी स्वीकार्य सीमा से थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन उसने तुरंत एक और रास्ता सोचा।
मैं तुम्हें अनुबंध तोड़ने की सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अगली लड़ाई में 1000 जादुई पत्थरों के बदले में रोके रखने के लिए रख सकता हूँ, और फिर इस शर्त पर मैं तुम्हें फिर से रख सकता हूँ। अग्नि दानव ने कुछ सेकंड सोचा। इस दौरान होल्डर उसे अपने मन से हमला करने का आदेश देता रहा, जिससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया। उसके और होल्डर के बीच का अनुबंध एक दास अनुबंध नहीं, बल्कि एक रोजगार अनुबंध था। वे अग्नि देवता क्षेत्र के लोग हैं, जादूगर के सेवक नहीं। मानव, मैं चाहता हूं कि तुम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अच्छा। बिना एक शब्द कहे रिचर्ड ने अपनी जेब से एक अनुबंध का खाका निकाला और तुरंत अनुबंध की शर्तें लिख दीं। इस अनुबंध में रिचर्ड अग्नि को 1000 जादुई पत्थर देगा। होल्डर की मृत्यु के बाद रिचर्ड ने पहले दानव को बुलाया और अनुबंध की पुष्टि के लिए अग्नि दानव को 5000 जादुई पत्थरों, प्रति माह 100 जादुई पत्थरों और 20 साल की अनुबंध अवधि की कीमत पर नियुक्त किया। अनुबंध में ये स्पष्ट नहीं था कि अग्नि दानव को झुकना होगा, लेकिन दोनों पक्ष जानते थे कि उनके लिए क्या फायदेमंद होगा। पहले, मैं तुम्हें हमला करने का आदेश देता हूँ। होल्डर ने फिर आदेश दिया और इस बार अग्नि दानव ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। ये दृश्य देखकर होल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि रिचर्ड ने पहले दानव के साथ क्या किया था, लेकिन अग्नि दानव की हरकतें निस्संदेह उसके लिए नुकसानदेह थीं। रिचर्ड ने उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराया। दूसरों को खुश करने की कोशिश का यही नतीजा होता है। आमतौर पर जादूगरों और तात्विक प्राणियों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध दास अनुबंध होते हैं। तात्विक प्राणियों को जादूगर के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होता है। एक बार जब वे आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो जादूगर केवल एक विचार से ही तात्विक प्राणियों को मार सकता है। लेकिन दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जादूगर तात्विक प्राणी से अधिक शक्तिशाली हो, और अगर वह अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह तात्विक प्राणी को तुरंत मार सकता है। लेकिन होल्डर केवल एक मध्यवर्ती प्रशिक्षु था और उसके लिए ऐसा करना असंभव था। इसके अलावा अगर होल्डर ने दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जादूगर की शक्ति का उपयोग किया होता तो अग्नि दानव को परीक्षा कक्ष में नहीं लाया जा सकता था। परीक्षा में जो भी वस्तुएं लाई जा सकती हैं उन्हें जादूगर प्रशिक्षु द्वारा स्वयं बनाया जाना चाहिए या कानूनी माध्यमों से जादुई पत्थरों से खरीदा जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई नियम नहीं होता तो रिचर्ड जो लॉर्ड से परीक्षा कक्ष में लाने के लिए जादूगर स्तर का एक युद्ध पशु मांग सकता था, लेकिन तब परीक्षा निरर्थक हो जाती। इसलिए होल्डर केवल एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्यादातर भाड़े के सैनिक ऐसे होते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिचर्ड ने ज्यादा कीमत की पेशकश की और अग्नि दानव के पास न मानने का कोई कारण नहीं था। एली उस समय स्थिति को लेकर थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी वह देख सकती थी कि अग्नि दानव उसे जीतने दे रहा है। अग्नि दानव के उनका रास्ता रोके बिना वह और रिचर्ड होल्डन को मारने के लिए काफी थे। रिचर्ड, पुराने तरीके से। रिचर्ड समझ गया कि वह क्या कह रहा है और तुरंत होल्डर को उलझाने के लिए आगे बढ़ा, जबकि अग्नि दानव तेजी से रिचर्ड का पीछा करने लगा। ये देखकर कि चीजें उसकी उम्मीदों से परे थीं, होल्डन ने तुरंत अपनी जेब से एक स्क्रॉल निकाला और भागने का फैसला किया। जब तक हरे पहाड़ रहेंगे, जलाओ लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि वह स्क्रॉल को सक्रिय कर पाता, एक विस्फोट ने उसके हाथ को चौंका दिया। रिचर्ड की काली तलवार ने उसका जादुई अवरोध लगभग काट दिया और जादुई अवरोध पर काली लपटें तेजी से फैल गईं। उसकी जादुई शक्ति तेजी से कम हो रही थी। उसने अपनी आंख के कोने से एली की तरफ देखा और पाया कि एली भी इस समय कोई जादू कर रही थी। जहां तक अग्नि दानव की बात है, वह अभी भी रिचर्ड का तेजी से पीछा कर रहा था। होल्डर ने दांत पीसकर तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई पुस्तक फाड़ दी। अगले ही पल वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। तुम इतनी जल्दी डर गए, रिचर्ड ने व्यंग्य किया और फिर अपना ध्यान वूनी पर केंद्रित कर दिया। 500 मीटर पूर्व, एली, चलो। ... 5 दिन बाद होल्डर ने निराशा से उस भयानक आग के गोले को अपनी ओर उड़ते देखा। ज्वाला दानव के बिना वह रिचर्ड एली से कुछ अलग नहीं, बल्कि एक मजबूत मध्यवर्ती प्रशिक्षु होता। जैसे ही होल्डर जलकर राख हो गया, अग्नि दानव के साथ उसका अनुबंध समाप्त हो गया। रिचर्ड ने अनुबंध के अनुसार अग्नि दानव को जादुई पत्थर का भुगतान किया और उसके साथ 20 साल का रोजगार अनुबंध किया। होल्डर और अंधे प्रशिक्षु की मौत की वजह से रिचर्ड और उसके साथियों के अंक भी तेजी से बढ़े। अंधे प्रशिक्षु और कोबुक को मारने के बाद रिचर्ड लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर रहा, जबकि होल्डर को मारने के बाद एली 7वें स्थान पर पहुंच गई। क्योंकि वे दोनों होल्डर का पीछा कर रहे थे, मच्छर राक्षस को एक प्रशिक्षु ने उठा लिया। अगर एली मच्छर राक्षस को मार पाती तो उसके अंक शीर्ष 3 में होते, लेकिन एली को कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ शीर्ष 10 में जगह बना लेने से ही उसका लक्ष्य पूरा हो जाता। 5 दिनों की इस दौड़ ने दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थका दिया था। जादूगर प्रशिक्षु कोई साधारण नहीं थे और जादूगरों के तरीके हमेशा बदलते रहते थे। अगर वे उन्हें सीधे तौर पर हरा नहीं पाते तो उनके पास हमेशा बच निकलने का मौका होता।
2 दिन का ब्रेक ले लो, कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा, रिचर्ड ने सुझाव दिया। एली ने भी थके हुए स्वर में सहमति जताई। अच्छा, 9 दिन बाद परीक्षा समाप्त हो गई। जैसे ही जादुई हवाई जहाज परीक्षा कक्ष के बीचों बीच उतरा, बचे हुए प्रशिक्षु फूट फूट कर रोने लगे। परीक्षा समाप्त हो गई, वे अभी भी जीवित हैं। स्कूल लौटने के बाद कॉलेज ने तुरंत अंकों की गणना की। परीक्षा में 4000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था, लेकिन केवल 1000 से ज्यादा ही बच पाए। आधे से ज्यादा जादूगर प्रशिक्षु अन्य जादूगर प्रशिक्षुओं के मार्ग की आधारशिला बन गए। रिचर्ड के 62 अंक हैं, जो जादुई पत्थरों में परिवर्तित होने पर 6200 जादुई पत्थरों के बराबर हैं। लोगों को मारकर प्राप्त जादुई पत्थरों, सामग्रियों और जादुई उपकरणों को मिलाकर रिचर्ड ने इस परीक्षा से लगभग 10,000 जादुई पत्थर प्राप्त किए। लेकिन रिचर्ड इस बारे में बिल्कुल शांत था। लीडरबोर्ड के पुरस्कारों की सूचना शीर्ष 10 प्रशिक्षुओं को तुरंत दे दी गई। जैसा कि पहले बताया गया था, पुरस्कार डीन के गुप्त क्षेत्र में अन्वेषण के लिए प्रवेश करना था। हालांकि डीन के जरूरी मामलों के कारण गुप्त क्षेत्र में प्रवेश का समय 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे रिचर्ड को थोड़ा अफसोस हुआ। केंद्रीय काले टॉवर में 99 मंजिलें हैं। डीन का गुप्त क्षेत्र एक शानदार जगह है, जो लॉर्ड ने अकादमी द्वारा वितरित जादुई पत्थरों के इनाम रिचर्ड को दिए। हालांकि डीन का गुप्त क्षेत्र पुराने अकादमी डीन के महान गुप्त क्षेत्रों जितना महान नहीं है, फिर भी यह हमारी जादुई दुनिया से अलग एक गुप्त क्षेत्र है। ये निश्चित रूप से आपके लिए एक धन्य स्थान है। चक, जिसने भी अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी, ईर्ष्या से रिचर्ड को देखने लगा। उसके अंक शीर्ष 10 से थोड़े कम थे, इसलिए उसने गुप्त क्षेत्र का पता लगाने का मौका गंवा दिया। गुरुजी, ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में क्या है? रिचर्ड ने उलझन में पूछा। उसने पुस्तकालय में कई किताबें देखीं, लेकिन गुप्त क्षेत्र के बारे में केवल खंडित व्याख्याएं थीं, जिससे वह उलझन में पड़ गया। क्याओलुओदे ने गला साफ किया और समझाया। रिचर्ड, जिन विमानों के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, वे कुछ क्षणों में कुछ स्थानिक टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर टुकड़े विभाजित होने के तुरंत बाद गायब हो जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा विभाजन के बाद भी लंबे समय तक मौजूद रहेगा। इन टुकड़ों को हम गुप्त लोक कहते हैं। इन टुकड़ों का युग अक्सर विमान के वर्तमान युग से अलग होता है, और यही बात पर्यावरण के लिए भी सच है। उदाहरण के लिए, हम अभी अग्रणी काल में हैं, लेकिन जादूगरों की दुनिया से अलग हुए अंतरिक्ष के टुकड़े ज्ञानोदय काल या बर्बर काल के जादूगरों की दुनिया हो सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, क्याओलुओदे की आंखों में कट्टरता की एक झलक दिखाई दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी महान जादूगर के गुप्त लोक में ऐसे जीव हो सकते हैं जो वर्तमान जादूगरों की दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं? वे जीव हमारे जन्म से पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन हम उन्हें अभी भी गुप्त लोक में पा सकते हैं। हम उनकी आदतों, संरचना और यहाँ तक कि उनके कार्यों को भी समझ सकते हैं। इस तरह का अनुभव किसी भी जादुई पत्थर से नहीं खरीदा जा सकता।